है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल स्टूडियो में। भारतीय बाजारों में आज वीकली एक्सपायरी का सत्र और बेहद वॉलेटाइल है मार्केट। कुछ समय तेजी में बिताया, लेकिन अब फिर से हल्की सी मुनाफा वसूली में निफ्टी और निफ्टी बैंक भी 120 पॉइंट नीचे। तो ऐसे में क्या हो आपकी आज की क्लोजिंग के लिए ट्रेडिंग रणनीति, उस पर होगा फोकस। लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी 16,950 के करीब पहुंचा। HUL, एशियन पेंट, टाइटन और सन फार्मा ने भरा जोश। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से कोशिश कर रहा है सुधरने की। क्रेडिट स्विस में करीब 41% का पुल बैक। स्विस नेशनल बैंक से करीब 5400 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलने के बाद आया पुल बैक। यूरोपीय बाजारों में करीब 1.5 से 2% की मजबूती। डाउ फ्यूचर्स में करीब 80 अंकों का उछाल। और ग्लोबल ETFs की भारी बिकवाली के चलते मेटल स्टॉक्स में आज हाहाकार। 3% से ज्यादा टूटा निफ्टी का मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स 4% नीचे। आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी कमजोर। लगभग 1.25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड। भाव $75 के नीचे फिसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में जोरदार तेजी। HPCL, BPCL में करीब 2 से 3% का उछाल। एविएशन, पेंट और पिडलाइट में जोरदार रौनक। और जी एंटरटेनमेंट में 7% की जोरदार तेजी। कंपनी ने इंडसइंड बैंक के साथ किया सेटलमेंट। कल बैंक को $1 करोड़ चुकाएगी कंपनी। पेमेंट के बाद बैंक दिवालिया की अर्जी लेगा वापस। ब्लूमबर्ग के हवाले से आई खबर। और ब्लॉक डील के बाद संवर्धन मदरसन में भारी गिरावट। शेयर करीब 10% रुका। कंपनी में 2025 करोड़ रुपए में हुआ करीब 9% हिस्सेदारी का सौदा। भारतीय बाजारों में आज एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कल ऑफ कोर्स एक शॉकर ऑफ अ सेशन था। 17,000 के नीचे हम गए। आज भी देखिए स्थिति कमजोरी वाली थी। 16,850 को टेस्ट किया, लेकिन वहां से ऊपर आया। मार्केट घूमा। 17,000 के ऊपर आज ट्रेड देखने को मिला है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर अभी भी मुनाफा वसूली ही होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की भी चाल वैसी ही, एक बहुत ही नैरो बैंड में दरअसल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। 38,613 डे लो था, वहां से हम रिकवर कर पाने में कामयाब रहे हैं। इनफैक्ट अब 39,000 तक के लेवल्स आ गए हैं, लेकिन क्लोज किन लेवल्स पर होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो उस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे जरूर। लेकिन ऑफ कोर्स हमने देखा आज बैंकों में मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन काफी वॉलेटिलिटी। लेकिन एक तरफा बिकवाली का दबाव अगर आप ढूंढे तो क्लियरली वो मेटल काउंटर से बनता दिखाई दिया है, और टेक्नोलॉजी काउंटर्स भी कमजोर ही हैं। तो ये अग्रेसिव पॉकेट्स ऑफ वीकनेस है। और ऑफ कोर्स आगे इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम बात करेंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। अब पता नहीं आखिरी इस 1.5 घंटे के कारोबार में हम 17,000 को लांघ पाएंगे या नहीं, लेकिन एक और सत्र जहां पर 17,000 के नीचे क्लोज आ जाएगा, उसके क्या मायने होंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने सुबह में मुझे याद है 16,800, 16,724 के लेवल का जिक्र किया था। उससे तो अच्छी खासी दूरी मेंटेन की है। इसे तो पॉजिटिव ही देखना चाहिए। जैम, गुड आफ्टरनून हर्षिता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये आखिरी का 1.5 घंटा ट्रेडर्स के लिए अच्छा हो। देखिए हर्षिता, वो मैंने एक प्रोस्पेक्टिव रखा था कि इस स्विंग का टारगेट 724,800 होगा, और वो अभी भी कायम है। उसमें कोई दरार नहीं, वो अभी भी कायम है। लेकिन मैंने आज के लिए एक बात कही थी सुबह सुबह, नो लॉन्ग टिल वी बाइसेक्ट 17,044 ऑन द हायर साइड। 17,044 जब तक नहीं कटेगा तब तक लॉन्ग नहीं करना है। पहली चीज, पहला पॉइंट वो क्लियर था, और आज का इंट्राडे हाई वही है। दूसरी बात मैंने कहा था, सेल ऑन राइज वर्क करेगा 17,044 के नीचे, बट हर सर्कमस्टेंसेस में कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक एक्सपायरी डे है। देखिए एक्सपायरी डे के कंपल्शंस कुछ और अलग होते हैं। आज तक
आप उस दिन हर एज को ट्रेड नहीं कर सकते, आप उस दिन आपको ऑप्शन राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। एक क्लियर पॉइंट मैंने कहा था, जरा प्लीज बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 जब मिले तब तक शॉर्ट के प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। एक बार जरा प्लीज बेस 1 मेंशन की लिखाइए स्क्रीन पे। इट वाज 16,910 और 16,856। हर्षदा आज का लो है 16,850। इसलिए मैंने कहा था कि आज एक्सपायरी डे के चलते बेस 1 पर इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपको शॉर्ट ट्रेड को कवर करना है, प्रॉफिट्स को कवर करना है। हर्षदा आज की सेशन की चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 15 सेशंस, 15 सेशन के बाद हमारे पास एक मात्र ऐसा सेशन है जिसमें निफ्टी की लोअर शैडो, जिसे कहते हैं लोअर शैडो, यानी ओपनिंग पॉइंट और इंट्राडे लो, इट्स टू वाइल्ड। मैं इस सेशन को रिस्पेक्ट दूंगा। अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है। इट्स अ सेल ऑन राइज टिल वी बाइसेक्ट 17,044 ऑन द हायर साइड, बट बेस 1 पे इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। और जरा इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। अब आती है बात कि एक्सपायरी किस क्लस्टर में हो सकती है। जरा इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। मैं यहाँ पे 4 कॉल्स और 4 पुट्स का उल्लेख करूंगा हर्षदा, और जरा उसको देखिएगा प्लीज एक बार। 17,000 की एट द मनी कॉल और पुट दोनों को कंसिडर करेंगे, और उसके बाद 150 पॉइंट ऊपर की पुट्स और 150 पॉइंट नीचे की कॉल्स लेके आइए स्क्रीन पर। वी आर ट्रेडिंग एट 16,992। 17,000 पे अगर आप देखें करीब 80 लाख कॉल बिकी हैं, और अगर आप 17,000 पे पुट देखें हर्षदा, इट्स ऑलमोस्ट 25 लाख पुट बिकी और 72 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मेरे ख्याल से ये क्लोज अप्रॉक्सीमेटली 16,950 और 17,044 के बीच में आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। बेस्ट एंड वर्स्ट फॉर द डे शायद हर्षदा हम देख चुके हैं, लेकिन इस सेशन की एक अच्छी बात है कि लोअर शैडो काफ़ी वाइल्ड है। अभी मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। ट्रेड बेहतरीन सुबह से अगर आप देखें 2-3 आके जा चुके हैं। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे हमारी क्या बात हुई थी सुबह? इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइज टिल वे बाइसेक्ट 39,380 ऑन द हायर साइड। आज का इंट्राडे हाई क्या है? 39,270, एग्जैक्टली वही जोन। और क्या बात हुई थी सुबह कि इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि आप निफ्टी पर बेस 1 पे शॉर्ट कवर करेंगे, आप निफ्टी बैंक पर भी बेस 1 पे आपको शॉर्ट कवर करनी है। एक बार लेके आइए जरा प्लीज निफ्टी बैंक का बेस 1। आपने हर्षदा क्या जिक्र किया अभी? 38,613 आज का लो है, और वो पॉइंट मेंशन है, इट्स 38,610। बेस 1 आए, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। अब देखते हैं ट्रेड खूबसूरत, आई मीन 1 और 2 जाके आके जा चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? वी आर ट्रेडिंग एट 39,080। इस वक्त की 3 कॉल्स और पुट्स को देखते हैं, स्ट्राइक्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आएंगी ये 3 कॉल्स और पुट्स जिनकी एक्सपायरी आज है। एट 39,000 36 लाख कॉल बिकी हैं, और 39,000 पे ही हर्षदा करीब 22 लाख कॉल बिकी हैं। दैट मीन्स एक शॉर्ट स्ट्रेंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। एट द मनी कॉल बेचो, एट द मनी पुट बेचो, एट द एंड ऑफ द डे वो जीरो हो जाएंगे। तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए हर्षदा 39,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, और 17,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये ऑप्शन राइटर्स के लिए शॉर्ट स्ट्रेंगल क्रिएट करने के लिए, एट द मनी कॉल पुट बेचने के लिए सबसे बढ़िया मूव है, सबसे बढ़िया अगर आप देखें लेवल है। इसीलिए नो डायरेक्शनल ट्रेड ऑन इंडिसेस आखिरी के इस 1.5 घंटे में हर्षदा कोई डायरेक्शनल ट्रेड से बचे, लेकिन इस समय एक डायरेक्शन में निफ्टी आ चुका है, वो 17,002 के लेवल्स पर 30 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 52.2 पर है, और मिड कैप्स में देखिए करीब 60 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स अब थोड़ा सा कैचअप करता हुआ अपने बाकी दिग्गज दोस्तों के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली अभी भी गिरने वाले शेयरों के फेवर में है, लेकिन जो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है सुबह की तुलना में। चलिए कुछ आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आते हैं ऐसे स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। मार्केट की वॉलेटिलिटी में तेजी वाले ट्रेड्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बीपीसीएल 6% ऊपर, इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है, और इसका सरोकार है क्लियरली जो कच्चे तेल में हमने देखा है इस पूरे हफ्ते में करीब 8 से 10% तक का करेक्शन उससे जुड़ा हुआ। इस पर आगे डिटेल में बात होगी। टाइटन में 2-2.5% तक का इजाफा आज बनता दिखाई दिया। एक तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई जहां पर 3,000 का टारगेट है। दूसरा जो लेंसकार्ट ने अच्छा खासा फंड रेज किया है
उससे टाइटन आई केयर में किस तरह के बिजनेस वैल्यूएशन उभर कर आ सकते हैं, उसके तार जोड़े जा रहे हैं। वो स्टॉक आज एक्शन में, और ऑरबिंदो फार्मा में कई दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिला। करीब 3% तक का इजाफा इधर नजर आ रहा है। लेकिन दबाव में आज पूरा मेटल पैक है। कल आपको याद होगा सेकेंड हाफ में स्टील कंपनियों में खूब जोश देखने को मिला था, आज टिक नहीं पाया है। 3% नीचे टाटा स्टील, JSPL में 4.5% का नुकसान, उधर हिंडाल्को 4-4.5% के दबाव में। और ग्लोबल मार्केट्स में जो क्रेडिट स्विस की तरफ से संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट और इकोनॉमीज को थोड़ा सा डिरेल कर सकता है। इसीलिए इन काउंटर्स में हमने देखा है दबाव आया है। आज हम देख रहे थे मेटल ETFs में भी अच्छी खासी लिक्विडेशन देखने को मिली, तो उसका कुछ असर संवर्धना मदिसन, या फिर जिसे हम मदिसन सुमी पहले कहते थे, यहां पर सुमिटोमो ने अपना हिस्सा बेचा है, तो करीब 10% नीचे वो स्टॉक ब्लॉक डील का इंपैक्ट देखने को मिला। तो ये कुछ स्टॉक्स, और इन स्टॉक्स पर हम आगे डिटेल में बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन हमारे पैनल को अब जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आज हम बात करेंगे आशीष महेश्वरी से, आई बेग योर पार्डन, मयूरेश जोशी से। टेक्निकल्स पर राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष चतुर्मोता और प्रशांत सावंत जुड़ेंगे। सेक्टर स्कैन भी लिया जाएगा, खासतौर से मेटल्स में आज जो वीकनेस है उसे कैसे पढ़ना चाहिए उस पर होगी बातचीत। इसके लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलेकर भी जुड़ने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स है जिनमें खासा एक्शन देखने को मिला है, उस पर भी बातचीत होगी। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका प्रशांत देंगे आज सस्ता ऑप्शन, एफनो का सुपरस्टार राजेश सातपुते से लेंगे, आशीष चतुर्मोता से लेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा भी आपके लिए हम लेकर आएंगे मयूरेश जोशी से। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता हमारा साथ देंगे, और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का भी जायजा लिया जाएगा। इस बीच मार्केट देखिए, और खासतौर से निफ्टी बैंक कहां पर 38,613 का लो बना, और इस समय आप गौर करेंगे तो 39,000 के ऊपर 39,136 के लेवल्स पर 85 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। हर टिक के साथ मिड कैप इंडेक्स की चाल और मजबूत होती हुई 90.2 पर अब आ चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिल रहे हैं इस समय दरअसल निफ्टी बैंक में और मिड कैप इंडेक्स में। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल ट्रेड्स पर हमारी राय आना शुरू होगी, लेकिन वीरू एक अच्छा खासा कमबैक का 1720 आ चुका है। जय कमबैक हाशटैग आई थिंक इस पुल बैक को थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। अगर 17,044 की मॉर्निंग में मेंशन लेवल बाइसेक्ट होते हैं तो, क्योंकि उस सर्कमस्टेंसेज में कॉल राइटर्स थोड़े से ट्रैप होंगे, या फिर मॉर्निंग हाइस क्रॉस होते हैं तो बैंक निफ्टी पर रहा है। अच्छा हाशटैग आपको बताऊँ, मैं आपसे करीब 1.5 घंटे पहले मैंने मानस को कॉल किया है ऐसी हल्की फुल्की बातचीत करने के लिए। तो मानस बड़े, अगर आप देखें थके हुए से लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे यार आज सारी की सारी शॉर्ट्स कवर किए हैं। मानस शॉर्ट कवर कर ली सारी, या फिर अभी भी शॉर्ट का मन है कोई? नहीं, ज्यादातर शॉर्ट्स कवर हो गए। हालांकि अभी भी बुलिश व्यू नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है। देखिए प्रेम जी, आई थिंक वेट करना पड़ेगा जब तक 17,200 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा, तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो ट्रेड क्या रहेगा आपका इस वक्त का? तो देखिए ट्रेड रहेगा मैकडॉवेल का, वहां पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में बात कर रहा हूँ, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आप ट्रेंड देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक ने बॉटम बना लिया है 740 के आसपास, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल खरीदारी करनी चाहिए। 764 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। ऊपर की तरफ 764 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ 805 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखें एट द मनी का 780 वाला कॉल ऑप्शन, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके भाव 14 रुपए के आसपास चल रहे हैं। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से वहां पर खरीदारी करिए 30 रुपए के टारगेट के लिए। कोई तो कारण है। अगर आप देखें पूरा जमाना इस वक्त दीवाना है इस वक्त यूएसएल का। कल प्रकाश का बस है, सुबह अमित गुप्ता, इस वक्त मानस जायसवाल है। 780 का कॉल ऑप्शन एट द रेट 14.25, इसको बाय करना है आपको। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड सर? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए 17,150 पॉसिबल है, और मुझे पसंद है इस वक्त इन्फो एज। यहाँ पर तेजी नजर आती है। 3,400 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड करें 3437 पर इन्फो एज। पॉसिबल है कि 3,500 देखेंगे। यस, इन्फो एज।
इन्फोएज में एक ट्रेड इस समय बाय साइड का ट्रेड आता हुआ, स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर है। कावा साहब को ये पसंद आया है तेजी की तरफ। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? प्रशांत, आपको आवाज आ रही है? जी हर्षदा जी, आपने मुझसे पूछा। जी प्रशांत, आप हेलो। ही हैं। हेलो। प्रशांत, आपसे हेलो। पूछ रही हूँ ट्रेड क्या होगा? जी हर्षदा जी, मेरा ट्रेड होगा एबी कैपिटल, करीबन 149 के रेंज में। मेरा स्टॉप लॉस 144 होगा, 144, और टारगेट में देख रहा हूँ इसको 160 का, 160 के आसपास। एबी कैपिटल में इस समय एक तेजी वाला ट्रेड आप फिलहाल दे रहे हैं, ठीक है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो क्या, मुझे मेरी जो है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे है, जैसे कि डाबर की बात हुई या लीवर देखिए, ब्रिटानिया देखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो रिगेन हो रही है। अगर एक एक के साथ जाना है देन आई वुड लाइक टू गो विद डाबर। पैटर्न अच्छा है, बुलिश एनगल्फिंग है, राइज इन वॉल्यूम एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है हमने डाबर में आज देखी है एट द लेवल ऑफ 535। ये अपने सपोर्ट के जो स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं उसके सपोर्ट पे ही है। तो इट्स अ बाय इन डाबर अबव 535 इन फ्यूचर। 530 का स्टॉप लॉस रखे एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ट इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 550 का। सो इट्स अ बाय इन डाबर। ओके अच्छा, मैं मयूरेश के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि निफ्टी बैंक देखिए आज एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा डर रहा हूं। बट अगर अपने फियर से बाहर निकल के किसी ट्रेड को मैं स्टॉक ऑप्शन में कन्वर्ट कर दूं जहां पे मेरे पे कंपल्शन नहीं है कि मेरे को ट्रेड आज 3:30 तक स्क्वायर ऑफ करना है, लेट्स थिंक अबाउट दैट। मानस, राजेश और इनफैक्ट प्रशांत, आप तीनों इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एट डे हाई, एक्सिस बैंक एट डे हाई, और बैंक ऑफ बड़ौदा एट डे हाई, फेडरल बैंक डे हाई, HDFC बैंक एट डे हाई, ICICI की लोअर शेडो टू वाइल्ड, उसके बाद इंडसइंड बैंक एट स्टिल, अगर आप देखें डे लो पे। रीजनेबल क्या लग रहा है आपको चेज करने के लिए? अगर मान लीजिए मुझे निफ्टी बैंक के इस ब्रेकआउट को प्ले करना है, आप तीनों में से कोई इस वक्त सजेस्ट करेगा एनी स्टॉक ऑप्शन विद इन बैंक निफ्टी? देखिए, मेरे अगर मुझसे पूछेंगे वीरेंद्र, हेलो, बोलिए 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 बोलिए। देखिए अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एसबीआई। अगर आप ओवरऑल देखें तो पीओसी बैंकिंग में यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है और उसको लीड कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एग्जैक्टली अपने चैनल सपोर्ट पे इसने जो इसका लेवल था वो करीबन 518 का था, 518 को टेस्ट करके ये रिबाउंड ले रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा? आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपका टारगेट होगा 10 रुपए ऊपर। तो इट्स ए बाय इन एसबीआई अबव 528 इन फ्यूचर। आपका स्टॉप लॉस होगा कम से कम 6 रुपए का। सामने टारगेट सेट करे स्विंग ट्रेडिंग का 540 का। तो स्विंग ट्रेडिंग खेलनी है तो मुझे लगता है एसबीआई के साथ जाऊंगा मैं। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड आपके लिए एसबीआई में इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, फटाफट से दिखाइएगा ये ग्लोबल मार्केट्स। पहले तो आप देखिए ये यूरोपियन मार्केट जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी कल के सत्र में, और वहीं से वो स्टेम हुई थी क्राइसिस की आहट। वहां पर एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने देखिए डैक्स करीब 101% ऊपर, फुटसी में 83 अंकों की बढ़त देखने को मिली, 1% ऊपर ये भी, और फ्रांस के बाजार में भी इजाफा ही देखने को मिल रहा है। तो ये इनफैक्ट एक बड़ा रिलीफ, अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। बैंकिंग स्टॉक्स रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस का शेयर खुद उछाल दिखा रहा है, नियरली 30% का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। और स्विस नेशनल बैंक ने जो इनको राहत डोल आउट की है उसके बाद डाउ फ्यूचर्स की तरफ से जो इशारा है वो भी तेजी का ही बन रहा है। लास्ट जब हमने देखा था करीब 58 पॉइंट, 58 पॉइंट की गिरावट की बढ़त पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ, और 58 पॉइंट ऊपर आपका नैस्डैक फ्यूचर भी है। तो यह आपके लिए ताजा तस्वीर। ग्लोबल मार्केट्स में आज एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। मयूरेश, एक पुलबैक ट्रेड जरूर देखने को मिला है ग्लोबली, शायद भारतीय बाजार भी इसीलिए सेकेंड हाफ में सस्टेन करें। काफी वॉलेटिलिटी है। आपने क्या ट्रेड पकड़ा है, क्या एडवाइस करेंगे इस समय? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें आई थिंक, जैसे हमारी कल शाम को यूएस टीम से बात हो रही थी, दो चीजें बहुत एविडेंटली बाहर आ रही है। एक, आई थिंक जो रीजनल बैंक्स का एक्सपोजर है
इन टर्म्स ऑफ द एसेट लायबिलिटी मिसमैच जिससे सिलिकॉन वैली का एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ, ये कंटेंजियन रिस्क शायद रीजनल बैंक्स में बरकरार रहेगा, ऐसी यूएस की टीम मान के चल रही है, क्योंकि आई थिंक जो M2M प्रोविजनिंग लगेगी ये 500 से 600 बिलियन डॉलर्स के ऊपर लगेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ लोअर क्वार्टाइल बैंक्स की। अगर हम थर्ड टियर बैंक्स की बात करते हैं, लीविंग असाइड द लोअर क्वार्टाइल बैंक्स, दिस अमाउंट कैन गो 2 और 2.5 टाइम्स। इसलिए आई थिंक जो एक रिस्क है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स डाउनग्रेड्स फाइनेंशियल सिस्टम को यूएस में, और जिसका एक रिपल इफेक्ट देखने मिल रहा है यूरोपियन बाजारों में। ऑब्वियसली आज रिस्पाइट आ रही है क्योंकि क्रेडिट स्विस को एक बेल आउट मिला है इन टर्म्स ऑफ द लोन ऑब्लिगेशन दैट इट हैज प्रॉमिस्ड टू अंडरटेक। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट्स हैं एटलीस्ट एट अ ग्लोबल लेवल दे आर प्रोबेबली लुकिंग ऑन अ वेरी वीक फुटिंग। और इसलिए आई थिंक जो एक डाउन ट्रेंडिंग का फेज होता है ओनियल मेथोडोलॉजी में, ये काफी मार्केट्स दर्शा रहे हैं। कॉस्पी दर्शा रहा है विच इज द कोरियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट इटसेल्फ, यूएस के मार्केट्स एंड इवन द इंडियन मार्केट्स टू लार्ज एक्सटेंट आफ्टर द करेक्शन दैट वी हैव सीन। जो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है हर्षदा जी आई थिंक इन दिस एंटायर फॉल दैट वी हैव प्रोबेबली सीन, और जो कंटिन्यू हो सकते हैं अर्निंग्स के हिसाब से, क्योंकि अर्निंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स को ड्राइव करने के लिए इन स्पाइट ऑफ दिस वॉलेटिलिटी। 3 सेक्टर्स उभर के आएंगे इन दिस कमिंग क्वार्टर और नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम। एक कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं, यहाँ पे अर्निंग्स का तड़का कंटिन्यू होगा। दूसरा पावर स्टॉक्स, जो पावर सेक्टर है यहाँ पे आई थिंक ऑब्वियसली प्री हीट की वजह से या गर्मियों जो जल्दी आई है उसकी वजह से जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं, और जो एल नीनो इफेक्ट है जो सेकंड हाफ में आएगा, मुझे लगता है आई थिंक पावर स्टॉक्स आर हियर टू प्रोबेबली बी प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। और तीसरा सीमेंट एज अ स्टोरी, तो मुझे लगता है आई थिंक जो पिछले तिमाही के नंबर्स थे, थोड़ी इन्वेंट्री पुश थ्रू की थी मार्केट्स में, बट क्योंकि हाई ग्रेड मीडियम ग्रेड कोल के प्राइसेस कम हुए हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, कैप्टिव पावर यूज हो रहा है, और ये अडानी क्राइसिस की वजह से शायद अबूज और एसीसी की एक्सपेंशंस ना हो, इसके लिए यूटिलाइजेशन लेवल्स और ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट्स पे फोर्थ क्वार्टर में प्ले आउट होंगे और क्वार्टर 1 में भी। तो मुझे लगता है ये 3 सेक्टर्स पर हर्षदा जी बिल्कुल फोकस करना चाहिए at this point of time, as I said, because of the volatility, we are extremely cautious on the markets, looking at global macros, जिसका रिपल इफेक्ट शायद इंडियन मार्केट्स देखते हैं। रिपल इफेक्ट तो आएगा ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स एक मौका है अच्छे खासे स्टॉक्स पिक करने का। आप के लिए लेकर आते हैं कुछ खास ट्रेड्स जो आज खबरों में हैं और अच्छा प्राइस एक्शन भी देखने को मिला है। स्टॉक ऑफ द डे में अब आप देखिए और शेयरों की गिनती बढ़ने लगी है। जी एंटरटेनमेंट इस समय 8% ऊपर, अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड देखने को मिला है। 1.5% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में। आईसीआईसीआई प्रू एक टॉप परफॉर्मर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी। इन स्टॉक्स में एग्जैक्टली क्या ट्रिगर्स हैं उस पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसकी फिर एनालिसिस हम करेंगे हमारे जानकारों के साथ। लेकिन यतिन, ये सेकंड हाफ का तो फ्लेवर पूरा जी एंटरटेनमेंट के फेवर में क्लियरली। और अर्शद, हम अगर देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है बाजार में। जो वॉलेटिलिटी है उसके बावजूद आज जी का शेयर 8% चढ़ा है, और इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि जी और इंडसइंड बैंक का सेटलमेंट लगभग तय है। आपको अगर याद होगा तो एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इंडसइंड बैंक ने सिटी केबल के मामले में जी के अगेंस्ट फाइल की थी, क्योंकि जी एक गारंटर था पूरे ट्रांजैक्शन का, और सिटी के डिफ़ॉल्ट के बाद जी के ऊपर ये लायबिलिटी आ गई थी। कहीं ना कहीं ये जो एनसीएलटी का पिटीशन है जी और सोनी के मर्जर पे ओवरहैंग था। लेकिन अब क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि कल जी लगभग $10 मिलियन का भुगतान इंडसइंड बैंक को करेगा और मामला सेटल करेगा, और जैसे ही पैसे मिल जाएंगे इंडसइंड बैंक को तुरंत ही ये एनसीएलटी की पिटीशन विड्रॉ हो जाएगी। और इस न्यूज़ रिपोर्ट के बाद स्टॉक में लगभग 8% का भारी वॉल्यूम के साथ मोमेंटम देखने को मिला है। ऑब्वियसली इंडसइंड बैंक और जी की तरफ से कोई औपचारिक जो टिप्पणी है इस पूरे स्टोरी पे आई नहीं है, तो ये एक स्टॉक है जो फोकस पे है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, यहाँ अनूप बागची साहब जो पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में सीईओ थे, उसके बाद ईडी बने वो आईसीआईसीआई बैंक के, और अब वो पूरा का पूरा कारोबार और कार्यभार संभालेंगे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस काफ़ी फीका रहा है, और कहीं ना कहीं ये चेंज इन गार्ड को काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। शेयर अभी लगभग 7%, अभी 8% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ अनूप बागची की नियुक्ति के बाद एज अ सीईओ स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम। और ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज सुबह से ही हम चर्चा कर रहे हैं। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, क्रूड के दाम $75 प्रति बैरल के नीचे चले गए हैं। और अगर हम बात करें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, क्योंकि क्रूड का भाव गिरता है वैसे ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, कर्ज कम होता है,
और पिछली बार की तरह जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक बड़ा पोर्शन पास नहीं कर पाई थी कस्टमर्स को प्राइस हाइक का पेट्रोल डीजल में, अब कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं और जो पिछला लॉस है शायद वो इस लो क्रूड प्राइस के वजह से कमा सकें और अपने लॉसेस रिकूप कर सकें, और इसीलिए शायद आज सभी के सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आज के मार्केट में साफ देखने को मिले हैं। अब एक एक करके इन सब पर व्यू ले लेते हैं। यतिन ने आपको खासी खबर बता दी है, लेकिन ट्रेड क्या बनता है? तो जी एंटरटेनमेंट जो आज फोकस में है स्टॉक, जैसे यतिन कह रहे हैं कि खबर यही है, अपडेट यही निकल कर आ रहा है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि इंडसइंड बैंक वाला केस ये दरअसल सेटल करने को तैयार है। $1 करोड़ का पे आउट होगा। मानस, जी एंटरटेनमेंट आज का इस घंटे का तो स्टार परफॉर्मर है। ट्रेड के लिहाज से क्या अभी भी मौका है 8% के उस उछाल के बाद? बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 200 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर करीब 10 से 12 रुपए का आपको और देखने को मिल सकता है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। 199 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए जी एंटरटेनमेंट में। ऊपर की तरफ 215 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें आगे ट्रेड करता हुआ। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी अपने एक सप्लाई पॉइंट को 17044 को क्रॉस कर चुका है। जरा प्लीज़ सुबह की मॉर्निंग की प्लेट लेके आएंगे एक बार। 17 मेरे पे खुद इस वक्त नहीं है। 17044 के बाद वो पिवट पॉइंट क्या था जहां तक हम स्ट्राइक कर सकते हैं, और एक बार वो जो 2 बजे की ऑप्शंस की प्लेट है वो लेके आइएगा। एग्जैक्टली इस वक्त क्या हो रहा है। वो जो 3 स्ट्राइक्स की कॉल ऑप्शंस को मैंने रीड किया था अप्रॉक्सीमेटेड 2, वो क्या कर रही हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब प्लीज़ लेके आइएगा, क्योंकि 17044 अगर बाइसेक्ट होता है तो ऑन द हायर साइड याद रखिएगा ये बहुत ही अगर आप देखिए पल्स ट्रेडर के लिए है। ओके, यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉल राइटिंग कम हो गई है। आउटस्टैंडिंग वाई घट के 86 हो गया है। तो 17044 के बाद अगर 17,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे है तो याद रखिएगा एक स्विंग टुवर्ड 17100 लुक्स पॉसिबल। और बैंक निफ्टी करीब 39,332 पे, और एक बजरा यहाँ पे 39,500 की और 39,400 की कॉल लेके आइए। क्या कर रही हैं उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हो रही है। निफ्टी में उतरी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में 39,500 पे 20 लाख नहीं, छोड़ता हूँ, रहने दीजिए, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुई मैं। एक स्टॉक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक। मेरा ज़्यादा कन्विक्शन इस वक्त अगर पुल बैक को राइड करना है तो स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा है बजाय कि अगर आप देखें इंडेक्स पे। मानस एक बार आईसीआईसीआई बैंक को रीड कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक आज सुबह काफ़ी पेन में था, लेकिन अगर ये यहाँ भी क्लोज हो जाए तो ये मेरे ख्याल से इस टेन्योर की सबसे वाइड लोअर शैडो होगी। आप इसे मात्र एक एक्सपायरी इंपैक्ट मानेंगे या फिर आप मानते हैं कि वाकई जेन्युइन बाइंग इमर्ज हुई आईसीआईसीआई बैंक में? देखिए एक हैमर पैटर्न तो डेफिनेटली बन रहा है डेली चार्ट पे। कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, क्लोजिंग का वेट करेंगे। और देखिए अगर हम इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो 845 एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब तक 845 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मेरे ख्याल से 845 भी 200 मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक वो लेवल्स ना निकले तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक सपोर्ट तो स्टॉक ने डेफिनेटली लिया है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 819 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। 819 का स्टॉप लॉस लगाइए और ये ट्रेड लीजिए। अच्छा राजेश सातपुते, बैंकों के साथ ही रहते हैं। एसबीआई देखिए 2% ऊपर, 1.25% का उछाल अचानक देखते देखते आ गया। एचडीएफसी बैंक में भी वही तेजी देखने को मिल रही है। ये वही स्टॉक्स है जिन्होंने कल मार्केट को पूरी तरह से तोड़ा था। ये पुल बैक कब टेम्पररी है क्या, या फिर कुछ भरोसा दिख रहा है? ट्रेड ले रहे हैं हर्षदा जी? देखिए ट्रेडिंग तो डेफिनेटली एक अलग ही चीज है, इट्स एन इंट्राडे बॉल गेम। तो यहाँ पे ट्रेडिंग तो होती रहती है, लेकिन अगर आपका सवाल का जवाब मैं सही से दूं तो मैं ये कहता हूं कि हम लोग सिर्फ रिलीफ रैली प्ले कर रहे हैं। आज पॉज मिला है तो हमें रिलीफ रैली मिल रही है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सस्टेन कितनी होगी, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये जो पूरा जो ट्रेंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ वीक ट्रेंड। तो हमें सिर्फ एक्सपायरी है तो एक रिलीफ रैली मिल रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे एसबीआई पैटर्न वाइज, अगर आप, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम आर्ली चार्ट भी देखते हैं, 15 मिनट्स भी देखते हैं, तो दोनों चार्ट पे लगता है कि एसबीआई में मूवमेंट मिल जाएगा, एक 10 रुपए का स्विंग मिल जाएगा, और लॉट साइज भी 1500 का है। तो अगर 10 रुपए का मूव भी अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि एसबीआई एज ए ट्रेडर मुझे लगता है कि फिलहाल तो सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ेगा।
हाँ बस इस मार्केट में ट्रेड ही करेंगे क्योंकि दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं, तेजी और मंदी के। कल शॉर्ट करके गए थे, आज तेजी करनी पड़ रही है 2.5% ऊपर, तो 539 के लिए शायद एक मौका है और बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दरअसल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आशीष चतुर्मोता का भी जोड़ लेते हैं। आशीष, 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक इस समय बहुत ही सॉलिड अप मूव देखने को मिल रहा है। आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इंडेक्स में एट दिस पॉइंट इन टाइम? तेजी कर रहे हैं क्या? गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो देखिए इंडेक्स का तो हम सच कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 या मूविंग एवरेज टूटने के बाद 17,000 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन को बाजार ने रेस्पेक्ट किया है और वहां से थोड़ी रिकवरी आई है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप देख रहे हैं काफी स्टॉक्स के अंदर में, लार्ज कैप के अंदर में आज बाइंग है, चाहे टाइटन हो, बजाज फाइनेंस हो, फिनसर्व हो, L&T, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स के अंदर रिकवरी आ रही। तो हो सकता है ये रिकवरी आपको 250-300 की ट्रेजेक्टरी में जाते हुए देखने को मिले। बट जैसे भी राजेश कह रहे थे कि ये ट्रेंड अभी बहुत जल्दी डिसाइसिवली चेंज नहीं होगा, तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हो सकता है, बट बाजार को डिसाइसिवली अप ट्रेंड में जाने के लिए एटलीस्ट 17,500 के स्तरों को क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस करना होगा। तब तक मुझे लगता है ये एक तरीके का एक शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक रैली के तौर पर इस मूव को देखा जा सकता है। जहां तक के स्टॉक का सवाल है, तो देखिए हम थीमेटिक प्ले कर रहे हैं और हमें लगता है कैपिटल गुड्स स्पेस बहुत ही बढ़िया नजर आता है। और इस पूरी फॉल में भी आप देखेंगे तो जिस तरह से परफॉर्मेंस L&T, सीमेंस, क्यूमिंस, ABB जैसे स्टॉक्स में दिखाया, ये बहुत ही बढ़िया रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और जब कहते हैं कि बाजार के गिरने में कोई स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जब बाजार में रिकवरी आएगी या रैली आएगी तो ये काफी अच्छी तरह से एक अपटिक की तरफ जाएंगे। और हम जानते हैं कि किस तरह से केपेक्स थीम पर गवर्नमेंट का थ्रस्ट है। जैसे इस बजट में भी 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ का केपेक्स का बजट सेंटर का हुआ है, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा। और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है L&T हमारी टॉप पिक रहेगी, जहां पे 3 महीनों का कंसोलिडेशन हो चुका है और एक बहुत बढ़िया बेस 2120 की ट्रेजेक्टरी में बना है। तो मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न बन रहा है उसको देखते हुए जल्दी न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई, जो कि 2300 रुपए के पिछले ऑल टाइम हाई बने थे, उसको क्रॉस करता हुआ इवेंचुअली L&T का स्टॉक देखने को नजर आ सकता है। एक डिस्क्लेमर के तौर पर ये स्टॉक हमारे कोर पोर्टफोलियो में, एपेक्स स्ट्रेटेजी के पोर्टफोलियो में हम होल्ड करते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं इंडेक्स में तेजी इतनी आसानी से आएगी नहीं जब तक 17,500 नहीं क्रॉस करता निफ्टी, और उसमें तो दिल्ली काफी दूर लग रही है, आज तो 17,000 के चक्कर ही काट रहे हैं। और ABB, L&T, कैपिटल गुड्स में शायद एक मौका है डिप्स पर खरीदारी करने का। L&T का टारगेट क्लियर है, 2300 के ऊपर जाने के फिर चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा, एक पॉकेट देखिए, पुल बैक स्मार्ट आया है मार्केट में, अब टेम्पररी ही सही लेकिन पुल बैक है। इस पुल बैक के बीच लेकिन एक पॉकेट है जिसमें अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। आप मेटल काउंटर्स देखिए, एक तो मेटल इंडेक्स स्क्रीन पर आ जाएगा, लगभग 3% नीचे था, 2-2.5% तक का नुकसान अभी भी देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये पूरे स्टॉक से जहां पर हमने देखा बिकवाली का प्रेशर खासा देखने को मिला है। दरअसल आज सुबह में जब हम ग्लोबल तस्वीर देख रहे थे तो वहां पर साफ इंडिकेशन आया था कि ग्लोबल मेटल ETFs में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली थी। एल्यूमिनियम में उस लिहाज से 3% का करेक्शन, कॉपर में 6% का, स्टील में 6.5% का, दूसरे स्ट्रेटेजिक मेटल्स में हमने देखा था 4 से 5% तक का दबाव देखने को मिला। अब आज का ये जो रिएक्शन था, क्या एक प्राइमरीली नीजर्क रिएक्शन है ग्लोबल एनवायरनमेंट के मद्देनजर, या फिर ये थोड़ा सा लास्ट कर सकता है, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ इसीलिए इस समय जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलेकर। आदित्य, आपने भी इनफैक्ट उन ETFs में जो दबाव देखने को मिला था, जो सेल ऑफ देखने को मिला था, वो नोटिस किया होगा। अब क्या इसे एक्स्ट्रापोलेट करके पढ़ना चाहिए कि क्रेडिट स्विस का जो संकट है वो आगे अगर बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमीज पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? क्लियरली यहाँ पर डॉलर इंडेक्स से जोड़कर तार देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करता है और वो कैसे बिहेव करता है और उसके रिएक्शन में मेटल्स का हाल क्या होता है। आज की कमजोरी को आप सबसे पहले कैसे एड्रेस कर रहे हैं? आज की कमजोरी तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा नीजर्क हो सकता है, बिकॉज मेटल्स एक ग्लोबल सेक्टर है और ग्लोबल कमोडिटीज होने की वजह से एक US एक बड़ा मार्केट है, और ये क्रेडिट स्विस का जो न्यूज़ आया उसके वजह से मेटल्स में थोड़ा सा एक पैनिक रिएक्शन होना, वो ये एक स्वाभाविक होता है, क्योंकि मेटल्स का जो एक्सपोजर है, जो ग्लोबली ये ट्रेड होती है कमोडिटीज, तो फंडामेंटली अगर देखें तो स्टील और नॉन फेरस ऐसा 2 क्लासिफिकेशन है
तो नॉन फेरस का एक्सपोजर जो लिंकेज है वो फेड और उसके फेड रेट हाइक्स के ऊपर थोड़ा सा है, क्योंकि वो यूएस डॉलर में लंदन मेटल एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो जैसे जैसे फेड पाइवोट की तरफ अप्रोच होगा तो नॉन फेरस मेटल्स को मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट आएगा। और जहाँ तक स्टील का सवाल है, स्टील चाइना के फंडामेंटल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट, चाइना का जो फंडामेंटल्स है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और चाइना में अगर अभी फंडामेंटली अगर देखें तो उनका जो कोविड के बाद जो रीओपनिंग हुआ है उसके बाद वहाँ पे क्रेडिट कंडीशंस इम्प्रूव हुआ है। तो अभी जो लेटेस्ट उनका फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट्स का जो डेटा आया है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो तेजी आया है। रियल इस्टेट ही थोड़ा सा अभी डाउन है, बट वहाँ के अगर आप रियल इस्टेट बॉन्ड्स देखेंगे, जो वहाँ के जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स है उनके जो बॉन्ड्स है वो अभी ऊपर आए हैं। तो उसका सीधा मतलब ये है कि चाइना में जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है इन द प्रॉपर्टी सेक्टर वो हो रहा है, तो उसके वजह से स्टील प्राइसेस को सपोर्ट रह सकता है। क्योंकि आपने चाइना का फैक्टर मेंशन किया, अब चाइना में ही हमने कल वो डेवलपमेंट देखा था कि इनफैक्ट स्टील प्रोडक्शन को ड्रास्टिकली कट करेंगे एनवायरनमेंट नियमों के चलते। ये क्या और फ्यूल कर सकता है स्पेशली डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस को और ग्लोबल स्टील प्राइसेस को? ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि चाइना के पास कैपेसिटी है, और अगर चाइना ओवर प्रोडक्शन करता है तो डेफिनेटली स्टील सेक्टर के लिए वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। उसके पास एक्सपोर्ट, चाइना का अभी जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट्स है वो 50% बढ़ा है जनवरी फरवरी में। बट अभी जो न्यूज़ आया है कि वो प्रोडक्शन कम करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव है। इसका मतलब ये है कि जो चाइना से जो डंपिंग होता है स्टील का बाकी कंट्रीज में वो होने के चांसेस कम है। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन फंडामेंटली अगर देखेंगे तो चाइना में डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी पिकअप हो रहा है। वी आर एकदम बुलिश सिचुएशन जैसे तो लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अगर स्टील प्राइसेस सस्टेन करती है इस लेवल पे, तब भी स्टील प्राइसेस अभी अगर आप नवंबर के लो से देखेंगे तो 30% अप हुई है चाइना में, और इंडिया में लगभग 7 से 8% नवंबर लो से अभी लेटेस्ट प्राइसेस अप हुई है। तो इस लेवल पे भी प्राइसेस अगर सस्टेन करती है तो वो मेटल सेक्टर के लिए फंडामेंटली तो पॉजिटिव है। अच्छा आदित्य, अगर चाइना अपना प्रोडक्शन कट करता है, आई मीन किसी भी कारण से, तो भारत पे स्थित कंपनियों में आप एग्जैक्टली जो एक्सपोर्ट एडवांटेज मिलेगा उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां कौन सी हैं जिनको आप चेज करना चाहेंगे? और मैं अपने प्रश्न को थोड़ा सा और अगर वाइड कर दूं, बड़ा कर दूं, इस वक्त फेरस, नॉन फेरस और इनफैक्ट आयरन ओर, इन तीनों में अगर एक एक स्टॉक पिक करना हो, या फिर आपकी जो वरीयता है वो क्या कहती है, किसे चेज करना चाहिए? अभी तो देखिए, पहले तो फेरस थोड़ा सा अभी इस सिचुएशन में अच्छा लग रहा है, क्योंकि नॉन फेरस में जैसे मैंने कहा कि वहाँ का फेड ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और डॉलर इंडेक्स के ऊपर उसका एल्यूमिनियम या कॉपर प्राइसेस डिपेंड करती है। तो एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी काफ़ी इम्पैक्टेड हो गई है, क्योंकि ये फेड की जो वोलेटिलिटी है या यूएस डॉलर वोलेटिलिटी है वो अभी, उसका अभी तो क्लैरिटी हो नहीं रहा है कि फेड कब पाइवोट करेगा। तो स्टील में लेकिन चाइना के, जैसे मैंने कहा कि चाइना में उनका पीएमआई नंबर्स अच्छा है, उनका जो रियल इस्टेट मार्केट है वहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइंस दिख रहा है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन पिकअप हुआ है और वो उनके प्राइजेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो स्टील में अगर करंट स्प्रेड्स बरकरार रहते हैं, कोकिंग कोल भी अभी थोड़ा सा जो $400 पे ट्रेड करता था अभी 360 के आसपास आ गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल तीनों अच्छे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जेएसपीएल है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील को एक एडवांटेज हो सकता है। जैसा आपने कहा कि अगर वो स्टील एक्सपोर्ट्स अगर चाइना से कम होता है और इंडियन कंपनीज को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक वहाँ पे एक उस एडवांटेजियस पोजीशन में आता है। टाटा स्टील का एक्सपांशन अभी इंडिया में काफ़ी होने वाला है, तो वो भी एक अच्छा ट्रेड मीन्स उसको, उसका भी आउटलुक अच्छा है। आयरन ओवर में थोड़ा सा जो अगर चाइना स्टील प्रोडक्शन कम करता है तो आयरन ओवर में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, बिकॉज आयरन ओवर इज अ रॉ मटेरियल फॉर स्टील। सो बट एनएमडीसी अगर आप देखेंगे तो उसका वैल्यूएशन
थोड़ा सा सपोर्टिव है, स्टॉक में थोड़ा सा अपसाइड फिर भी हो सकता है। शुक्रिया आदित्य हमारे लिए समय निकालकर ये डिटेल में समझाने के लिए कि आज का रिएक्शन शायद नीजर्क है, लेकिन अगर आप मेटल्स पर दाव लगाना चाहते हैं, चाइना फैक्टर के मद्देनजर स्टील कंपनियां ही प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, जो हम फेरिस और नॉन फेरिस कहते हैं। फेरिस यानी कि आयरन से जो निकलकर स्टील बनता है, उन कंपनियों पर फोकस करें। नॉन फेरिस ऑफ कोर्स आपका कॉपर, एल्यूमिनियम वाले ट्रेड्स हुए, हिंडाल्को, वेदांत एक्सेट्रा, तो उनसे दूर रहे, स्टील कंपनियों पर ध्यान दिया जाए। चार्टिकली वीरू, कल की तेजी आज थोड़ी सी हवा होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या? नहीं हर्षदा, आई थिंक मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अब एक तो ये जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो सारे एवरेजेस के नीचे आ चुका है, स्ट्रेंथ नहीं है। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन द 10 डेमा 20 डेमा का तो छोड़ दीजिए, वो भी नहीं बाइसेक्ट हो पा रहा है, और ये तब तक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक ये 5700 या फिर 5800 की ट्रेजेक्टरी को पार ना करे हर्षदा। और मुझे कोई एक फियर ये है कि इस इंडेक्स में एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है, जो कि एक बहुत ही बेरिश पैटर्न होता है। इस पर मैं राय लेता हूँ। इनफैक्ट प्रशांत, आपका टेक क्या होगा? निफ्टी मेटल इंडेक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत नेगेटिव है। अभी कोई लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको इसमें? जी वीरू जी, अगर इसमें हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो टाटा स्टील 107 ब्रेक कर चुका है, जिंदल स्टील करीबन 565 मेजर सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, और सबसे अहम हिंडाल्को 398 का जो एक अहम लो था वो ब्रेक कर चुका है। तो मैं बिल्कुल भी इसमें कॉन्ट्रा जाना नहीं चाहूंगा। इनफैक्ट मुझे अगर अपॉर्चुनिटीज मिले, थोड़ी रैली मिल जाए, तो मैं इसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली टूटा है। और जो भी मार्केट में पुल बैक आया, बट मेटल्स में जरा भी पुल बैक नहीं आया, तो यहाँ पे अगर पुल बैक आए तो जो सपोर्ट टूटा है वो रेजिस्टेंस का काम करने के आसार ज्यादा है, और वहां पे मेरे हिसाब से हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स में एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड इस समय लेकर चले, उसमें दो राय नहीं है। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से शायद स्टील में अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, पुल बैक कह रहे थे प्रशांत, इस समय मेटल्स में नहीं दिख रहा है, लेकिन HUL में स्थिति हर टिक के साथ और मजबूत होती हुई HUL का शेयर अब करीब 2 से 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग मूव। गावा साहब, सुबह में मुझे याद है आपने कोलगेट पर एक बाय कॉल दिया था, गट फील थी कि ये डिफेंसिव प्लेज आज फॉरफ्रंट पर रहेंगे, तेजी में मदद करेंगे। HUL पर अब फ्रेश विचार क्या है? सर आप म्यूट पर हैं। नहीं, प्रकाश सर की आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में म्यूट पर है या फिर कोई दिक्कत है। वेरी क्विकली आशीष चतुर्मोता, आप कोई ट्रेड लेंगे क्या? HUL, ब्रिटानिया, इन सारे काउंटर्स में आज तो नेस्ले भी 2-2.5% ऊपर है। नहीं, तो आज हर्षदा बहुत समय बाद हम देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम आईटीसी, क्योंकि आईटीसी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, बट हम देख रहे हैं एक बॉटम फिशिंग कहीं ना कहीं काफी लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में देखने को मिली, चाहे वो HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, या इवन कुछ हम पेंट्स कंपनीज देखे तो क्रूड की फॉल की वजह से एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे स्टॉक में बहुत समय बाद एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को नजर आया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बॉटम फिशिंग की कोशिश यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर हो रही है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो डेफिनेटली ये स्टॉक इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव नजर आते हैं। बट एक डायरेक्शनल ट्रेंड के लिए मुझे लगता है अभी भी क्लैरिटी आना काफी बाकी है, बट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन लेवल्स पर कुछ एलोकेशन हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स के अंदर में किया जा सकता है। टर्म के लिहाज से शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्टॉक्स में इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है आज के दिन। अच्छा, ICICI प्रू का जिक्र हम कर रहे थे स्टॉक ऑफ द डे में, जी एंटरटेनमेंट के बाद ये भी एक अच्छा कंटेंडर है। 8% का इजाफा आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छा खासा, यानी कि लॉन्ग की पोजीशंस काफी सब्सटैंशियल बेसिस पर, बड़े पैमाने पर दरअसल जोड़ी जा रही हैं। स्टॉक डे हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। मयूरेश, आज का जो डेवलपमेंट है, ICICI बैंक के जो ED रहे हैं, जो ICICI डायरेक्ट को पहले हेड करते थे, अनूप बागची, उन्हें दरअसल ICICI प्रू की कमान संभालने को कहा जा रहा है। एक वेटरन है और उन्होंने ICICI डायरेक्ट में टर्न अराउंड में काफी बड़ी भूमिका भी निभाई थी। ये प्रू के लिए क्या कर सकते हैं, और इस अपॉइंटमेंट को मार्केट क्लियरली थम्स अप दे तो रहा है, लेकिन आगे क्या आपको लग रहा है मूव देखने को मिलेगा? दो चीजें हर्षिता जी, आई थिंक जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, द मार्केट हैज टेकन दैट वेरी वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि अनूप बागची साहब जो है
he has directed many business segments within the group itself और काफी strategically बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव किया है। तो मार्केट यही उम्मीद लगाए बैठेगा कि आईसीआईसीआई प्रू के लिए भी इनका ये जादू चल बसे। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर इटसेल्फ, जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी, ऑब्वियसली आई थिंक द बिगेस्ट हिट हैज बीन एचडीएफसी लाइफ फॉलोड बाय आईसीआईसीआई प्रू इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे। दूसरा, अगर आप देखिए जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है इनका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपेक्स एक्सपेंसेस और कमीशन एक्सपेंसेस, आईसीआईसीआई प्रू का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पे आउट्स। लगभग 20 से 21% ये सारे बिजनेस हेड्स को लेके कॉम्बिनेशन होता है, whereas SBI Life is somewhere around 6 to 7%. तीसरा, जो प्रोडक्ट मिक्स होता है फॉर इंश्योरेंस प्लेयर्स एज अ होल, आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स हैज टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। आई थिंक जो नॉन पार और हम प्रोटेक्शन प्लान्स की बात कर रहे हैं, दैट हैज टू गो अप सिग्निफिकेंटली, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स को सहारा देंगे। ये सारी कंपनियों के वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन अच्छे हैं, बट अगर आपने न्यू प्रीमियम ग्रोथ देखी होगी स्पेसिफिकली न्यू बिजनेस से, तो दैट इज शोइंग अ ट्रेंड व्हिच इज गोइंग डाउनवर्ड्स, एंड दैट इज द होल रीजन कि जो ये पूरी सेक्टर के लिए हम एक री-रेटिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये शायद आ नहीं रही है। तो आई थिंक अपॉइंटमेंट बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कोर बिजनेस डायनामिक्स इंप्रूव होने के लिए समय लगा है, इसलिए मिक्स्ड व्यूज के साथ स्टॉक ट्रेड सकता है, व्हिच मींस प्रोबेबली एक रेंज में स्टॉक फंसा हुआ। जी आईसीआईसीआई प्रू आपकी स्क्रीन पे 414.55 पे ट्रेड करता हुआ। ये मयूरेश जी का आपने आउटलुक सुना। चलिए अभी काम करते हैं, चलो 4 ट्रेड्स पिक कर लेते हैं और 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। एफएनओ सुपर स्टार सस्ता ऑप्शन, 4 का चमत्कार और साथ ही साथ मिड कैप फंड। प्रशांत सावंत जी के पास चलते हैं ऑप्शन ट्रेड के लिए। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, इस पुलबैक में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बेस जहां बन चुका है वो सेक्टर सीमेंट सेक्टर है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट जो इसमें टॉप ऑफ द सेक्टर टॉप पिक होगा, उसकी जो 7,100 स्ट्राइक प्राइस मार्च की कॉल ऑप्शन है, करीबन 155 के आसपास चल रही। तो यहाँ पे मैं 125 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहूंगा और थोड़ा सा इसके नीचे रखिए 122, 123, और जो टारगेट होगा वो मेरा करीबन 205 का टारगेट 1 होगा और करीबन 235 का टारगेट 2 होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट 7100 कॉल, और मेरे को याद आ रहा है सुबह सुबह ये ट्रेड किसी और मेहमान ने भी दिया था, ये था शिवांगी जी का ट्रेड था अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी यहाँ पे आपको 7100 की कॉल लेनी है 162 पर ट्रेड करते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट। और एफएनओ सुपरस्टार आज का राजेश सतपुते जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए मेरे हिसाब से हमने एक सुबह भी बात की थी, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पिडिलाइट, ये तीनों के तीनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। तीनों चले भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चरल कहाँ स्ट्रेंथ मुझे लगता है रिगेन हुई है, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट का जो पहला स्ट्रक्चर था वो इट वाज अ राइजिंग चैनल, जो ब्रीच होने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चैनल के ऊपर एंड एट द सेम टाइम 50 DMA के ऊपर इसका क्लोज मिल रहा है, इसका ट्रेड मिल रहा है, आपके इस तरह से कह सकते हैं 2897 फ्यूचर में ये ट्रेड हो रहा है। तो इसे बिलोंग करे, स्टॉप लॉस रखे 2870 का, और इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा, ट्रेडिंग का टारगेट वो रहेगा 2960 का। अगर हम सही ठहरे तो प्रोबेबली आने वाले दिनों में हम इसको 3000 का भाव भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने एशियन पेंट को चुना है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बन रहा है, तो छोटा स्टॉप लॉस रखे 2870, टारगेट सेट करे 2950, 2960। ओके, तो ये फिलहाल एशियन पेंट पर एक बाय का ट्रेड आता हुआ, कल 3% ऊपर और आज फिर देखिए करीब 2 से 2.5% तक का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 2.25% ऊपर राधा। चार्ट का चमत्कार बताइए आशीष, आपने क्या आइडेंटिफाई किया? जी यशोदा, तो देखिए हमें एक थीम काफी पसंद है जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, और वहां हमने सीपीएससी ETF की तो खैर कल चर्चा की, हमें काफी पसंद है। बट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है एनटीपीसी। मुझे लगता है जिस तरह से पावर के अंदर में एक जबरदस्त डिमांड आ रही है और ये इनका जो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो के अंदर में आप देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक एश्योर्ड ROE के साथ बिजनेस एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज करती है, और जो एक पोर्टफोलियो रिन्यूएबल एनर्जी का है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिएट करेगा। तो ये एक वैल्यू थीम में हमें लगता है एनटीपीसी बहुत अच्छा करेगा। और आप टेक्निकली इसको देखें तो वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर एक बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड स्टॉक बना रहा है।
पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है अब इसने 174 पे एक अच्छा शॉर्ट टर्म बेस ये स्टॉक बना चुका है। तो मेरे हिसाब से 174 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक में रहेगा और ऊपर में मैं मानता हूं कि 190 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य देखने को नजर आएंगे। बट पोजिशनली मेरी एक्सपेक्टेशन है स्टॉक इवेंचुअली 200 रुपए के ऊपर जाता हुआ हमें नजर आता है। तो एनटीपीसी एक हमारी टॉप पिक होगी और इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए हमें लगता है सीपीएससी का ईटीएफ जो कि करीब 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। तो एनटीपीसी पावर स्टॉक्स में ऑफ कोर्स समर पीक जब करेगा तो डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी। तो एनटीपीसी एक ऑल टाइम फेवरेट के तौर पर उभर कर आ रहा है मार्केट भर में। 190 का टारगेट है। इसके साथ ही सीपीएससी ईटीएफ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बारी है मिड कैप फंडा की। मयूरेश बताइए क्या है ट्रेड? तो अर्षद जी, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जो मार्केट डायरेक्शन है अभी भी, तो हमें लगता है आई थिंक मार्केट डायरेक्शन थोड़ी सुधरनी चाहिए। वी शुड कम आउट ऑफ दिस डाउन ट्रेंड, नॉट रीचिंग इंटरमीडिएट बॉटम 3 दिनों के लिए, और एक फॉलो थ्रू डे देखना जरूरी है। तो एक पहली प्री रिक्विजिट होगी। दूसरा जो कंडीशनल बाय होगा वो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पावर सेक्टर जो आशीष जी ने भी आई थिंक एनटीपीसी अभी कहा, मुझे लगता है आई थिंक टॉरेंट पावर ये कंडीशनल बाय इसलिए होगा क्योंकि 565 ये ओनिल लेंस पे क्रॉस करना इंपॉर्टेंट पिवट लेवल बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको इसका तड़का बताता हूँ। 2-3 चीजें। एक, आई थिंक जो ये पूरे प्लांट्स चलाते हैं 2800 मेगावाट के, पूरे गैस पे चलाते हैं। इसमें से अच्छा खासा कंपोनेंट होता है इंपोर्टेड एलएनजी का। आज अगर आप कीमतें देखें और 3 या 4 क्वार्टर्स पहले की एलएनजी की कीमतें देखें, ये $40 से $50 पर एमएमबीटीयू थी। आज वही एलएनजी की कीमतें $14 या $15 पर एमएमबीटीयू आ गई है विद द फ्रीपोर्ट टर्मिनल नाउ बीइंग ओपन। इसलिए इनके जो कैपेसिटीज है ये जो अंडर यूटिलाइज्ड है, और जो सरकार मेरे हिसाब से इफ द हीट मूव्स ऑन, और जैसे लग रहा है जैसे एनटीपीसी को, पावर ग्रिड को, गेल को आई थिंक एक इंटीमेशन जा चुके हैं, इनकी एक यूनिट कंप्लीटली अनयूटिलाइज्ड है जो है डीजेन नाम की 1200 मेगावाट की, और कंप्लीटली इंपोर्टेड एलएनजी पे काम करती है। इफ दिस स्टार्ट्स वर्किंग एट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, जो एग्जिस्टिंग नंबर्स आ रहे थे 9 महीनों तक, इन्होंने जो 20,000 करोड़ पोस्ट किए हैं विद ऑलमोस्ट 21-22% मार्जिन, और जो एवरेज मार्जिन का 27-28% रहा है, विद फॉलिंग एलएनजी प्राइसेस, फॉलिंग फ्रेट प्राइसेस, और एक्सपेक्टेशन जो मान के चल रहे जो इनके पास ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी है, they can probably put this electricity onto the grid itself. सोलर विंड का भी तड़का है इनके पास, जहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल अच्छा खासा बढ़ सकता है। और इसलिए आई थिंक ये जो हीट वेव है ये तो 1-2 तिमाही में एक पॉजिटिव नतीजे लाएंगी इफ कैपेसिटीज आर यूटिलाइज्ड, बट बिकॉज ऑफ एल नीनो आई थिंक ये एक्सटेंड हो सकती है इन टर्म्स ऑफ द एंटायर इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन। डेट इक्विटी 0.8 टाइम्स पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% के आसपास है। कंडीशनल रहेगा, बट ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर होना चाहिए। फिलहाल वॉच लिस्ट में टॉरेंट पावर जैसे ट्रेड्स आते हुए क्लियरली पावर स्टॉक्स में एक इंटरेस्ट इस समय मार्केट में दिख रहा है, और आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले 3 हफ्तों से लगातार पावर कंपनियों का जिक्र हो रहा है चैनल पर। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप करती हूँ, फिर प्रदीप गुप्ता को भी जोड़ेंगे जिनसे एक ब्रॉडर मैक्रो पर्सपेक्टिव भी लेंगे मार्केट पर। तो पहला ट्रेड जो आया सस्ता ऑप्शन में वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। 7100 का कॉल लेकर चले, 205 के टारगेट के लिए एक मौका। आज देखिए करीब 8-9% का इजाफा उधर उस ट्रेड में बनता दिखाई दे रहा है। राजेश सातपुते ने चुना है एशियन पेंट्स, 2960 का टारगेट, 2870 स्टॉप लॉस। फिर आया एनटीपीसी, चार्ट का चमत्कार, आशीष चतुर्मोहता का पिक, 190 का टारगेट ये दे रहे हैं, आगे 200 तक भी जा सकता है, 174 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टॉरेंट पावर पर नजरें मयूरेश जोशी की। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स जो इस समय हमारे जानकार इस समय कर रहे हैं आइडेंटिफाई। मार्केट का हाल देखिए, वॉलेटाइल है। 300 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली थी और वो 300 पॉइंट कब 20 पॉइंट में रह गए समझ में नहीं आया। काफी वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक लेकर आइएगा, 3967 पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी जो हम फकरत कर रहे थे कि ये इंडेक्स 17,000 के ऊपर 17,062 तक गया, ये भी अब फिर आ गया है नीचे 17,000 के। तो अब इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, और बड़े फंड मैनेजर्स जो बड़ा पैसा मैनेज करते हैं, रिटेल निवेशकों का म्यूचुअल फंड वाला पैसा मैनेज करते हैं, एचएनआई से बात करते हैं, उनका रुझान कैसे है इस मार्केट को, वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जुड़ गए। प्रदीप, आफ्टरनून। बताइए, क्या पलक झपकते मार्केट में वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, अप्रोच क्या है इस मार्केट की? सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
हर्षदा, आई थिंक मार्केट में जो हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं या मेनली वोलेटिलिटी जो देख रहे हैं, आई थिंक ये वेरियस फैक्टर्स की वजह से है और ये लार्जली सेंटिमेंट से होता है। जैसा कि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि मार्केट्स में सेंटिमेंटल जब इम्पैक्ट ओवर पावर होता है फंडामेंटल से, तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एवरी सिंगल न्यूज इज गोइंग टू बी डिस्काउंटेड एंड इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट कंडीशंस, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। हमने पास में देखा इन्फ्लेशन के कंसर्न थे, इंटरेस्ट रेट हाइक के कंसर्न थे, जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण प्रॉब्लम्स थी। अब वेरी रिसेंटली हमने अभी देखा जैसे एसवीबी बैंक का जो है वो एक तकलीफ सामने आई और उसकी न्यूज की वजह से वेरियस डिफरेंट बैंक्स में तकलीफें आई जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इंपैक्ट कर रही है और उसकी वजह से इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स थोड़े से बिगड़ने शुरू हुए। अभी नया एक क्रेडिट स्विस का भी हमने देखने को मिला। तो ये जितनी न्यूजें आ रही है और जितना डर पैदा हो रहा है या जितना संशय पैदा हो रहा है मार्केट में, उसका एक असर इन मार्केटों में देखने को मिलता है। और जैसे जैसे इन न्यूज में डिस्काउंटेड होने शुरू होते हैं या इनका निवारण होना शुरू होता है या इनके ऊपर कुछ न कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने शुरू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ मार्केट चलना शुरू होता है। तो आई थिंक ये अभी रहेगा और मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये हमेशा वोलेटिलिटी न्यूज बेस्ड जब तक रहेंगी वो रहेंगी। बट जहां तक सवाल है लॉन्ग टर्म का, और लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा बात करता हूं 8 महीने से साल भर से 3 साल, सो 1 से 3 साल का अगर पीरियड देखें तो जहां तक इंडियन कैपिटल मार्केट का सवाल है मैं अभी भी बात करूंगा कि अच्छा लगता है, क्योंकि इनहेरेंट एडवांटेज जो हमारे इकोनॉमी में मिल रहे हैं, हमारे मार्केट्स को बिकॉज ऑफ इकोनॉमी मिल रहे हैं, और जो रिफॉर्म्स हुए हैं या जो पॉलिसी मैटर्स पीछे लिए गए हैं वो इस तरह से प्ले कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एटलीस्ट इस साल भी, जो अगले साल की मैं अगर बात करूं तो 6% प्लस समवेयर आने वाली है, जो कि अगेन अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो काफी अच्छी है और वर्ल्ड में प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ देने वाली नजर आती है। तो ये सब देखते हुए लॉन्ग टर्म अभी भी मैं मार्केट में सलाह दूंगा कि इन सब को बिकॉज ऑफ इस वॉलेटिलिटी या जो हमने मार्केट नीचे देखा ऑलमोस्ट 8 से 10% नीचे है मार्केट अपने हाई से, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टू एंटर इनटू इक्विटी एंड इन्वेस्ट इन वेरियस डिफरेंट इक्विटीज जहां पे वैल्यूएशंस अच्छे नजर आते हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो शायद फिर इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि आप अच्छे खासे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और ट्रेड करें। आपके क्या क्लाइंट्स लार्जली बड़ा पैसा लगा रहे हैं इस मार्केट में या फिर वो अभी साइडलाइंस पर बैठे हैं? उससे समझ में आएगा कि शायद डर है कि और ये क्राइसिस डीपन हो सकती है, मार्केट शायद और करेक्ट करेंगे। हर्षदा, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मार्केट में भी क्लाइंट्स में अगर मैं मेरे क्लाइंट बोलूं या मार्केट में ओवरऑल कस्टमर बेस जो इन्वेस्टर हैं या जो निवेशक हैं, उनकी मेंटेलिटी ऑलमोस्ट सेम साइड से जाती है। जब भय की टेंडेंसी मार्केट में होती है और सेंटीमेंट से इंपैक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ वो भी एक बार होल्ड कर जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को। तो दैट इज वेयर आई थिंक जो इन्फॉर्म्ड है और जो वेल इन्फॉर्म्ड है और जो वास्तव में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस मार्केट का फायदा जरूर उठाते हैं। तो जैसा मैंने देखा, जो वास्तव में लॉन्ग टर्म मार्केट में देखते हैं वो ग्रेजुअली वापस जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन होता है और लार्ज करेक्शन होता है वो दे बिकम ए पॉजिटिव, बट उनकी तादाद और उनका नजरिया डिफरेंट है, बट उनकी तादाद कम है, उनके वो लोग ऐसे कम हैं, वो अच्छे तरह से आके निवेश करते हैं एंड इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाता है। द मोमेंट मार्केट करेक्ट होता है, इस तरह की टेंडेंसी वाले जो लॉन्ग टर्म पे आते हैं और जिनको लगता है कि हाँ यह मार्केट अभी ठीक हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, तो वो निवेश करते हैं। बट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस मार्केट चूंकि मार्केट सेंटिमेंट से चलती तो वो कई बार अपने डिसीजंस को रोकते हैं। तो सलाह हमारी हमेशा यही रहती है कि भाई आपने अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो डेफिनेटली आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। भले ही आप ग्रेजुअल वे में इस मार्केट में निवेश करना शुरू करें, पर डेफिनेटली इक्विटी के लिए मार्केट अच्छे हैं और उनको में निवेश करना चाहिए। प्रदीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। अभी आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग के अगेंस्ट हाँ उसको हेज कैसे किया है? मतलब कुछ शॉर्ट रखा है क्या? आपका प्रिफर्ड शॉर्ट क्या है? या फिर मैं कहूँ जहां पे आप
डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, कुछ है? बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड आपका दूसरा पॉइंट है कि कहां पे हम लोगों को देखना चाहिए। देखिए, जब मैं निवेश की बात करता हूं तो मैं डायरेक्ट इक्विटी में या एक ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करता हूं, और ओवरऑल पोर्टफोलियो में जब मैं निवेश की बात करता हूं तो यहां पे कई एक ऐसे सेक्टर हैं जो ऑलरेडी करेक्ट हो गए हैं या इस स्टेज पे हैं जहां पे हमको देखना चाहिए कि उन सेक्टर्स में करना चाहिए। जैसे आज बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है, जैसे आईटी सेक्टर है, तो ये दो सेक्टर मुझे लगता है जो कि ओवरऑल सिनेरियो में अबाउट 40 to 50% का वेटेज रखते हैं। आई थिंक लोगों को डेफिनेटली इस सेक्टर में देखना चाहिए जहां तक निवेश का सवाल है। इसी तरह अगर मैं जाके देखना चाहूं कि जहां पे अपना एफएमजीसी सेक्टर इस तरह के सेंटीमेंट में काफी अच्छा रोल प्ले करता है और काफी अच्छे रिटर्न देता है, जो कि इतने दिनों से कॉन्स्टेंटली या तो सबड्यूट था या कम रिटर्न दे रहा था। तो आई थिंक ये सेक्टर्स देखने चाहिए फ्रॉम ए निवेश पर्सपेक्टिव। अब मैं बात करता हूं आपकी, जो आप बात कर रहे हैं कि कहां पे लोगों को शॉर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट करना चाहिए मैं बोलूंगा कि उन जगह जहां पे वैल्यूएशन हाई हो गए हैं या 60 to 70% हाई हैं, आई थिंक वो सेक्टर्स को जहां पे ओवरहीटेड हो गए हैं या वो स्टॉक जो ओवरहीटेड हो गए हैं, वहां पे उन स्टॉक्स को आई थिंक सबड्यूट करके एक्सचेंज करना चाहिए और इस तरह के सेक्टर में या उन स्टॉक्स में आना चाहिए जहां पे हमको पॉसिबिलिटी है। मैं नॉर्मली स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करता, इसलिए मैं सेक्टर्स पे बात करूंगा। तो सेक्टर्स में जब बात करूंगा तो ये तीन सेक्टर नहीं, मैं वही पूछ रहा, लोगों को देखना चाहिए कि मैं प्रदीप सर यही पूछना चाह रहा हूं कि आपकी निगाहों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक का नाम बोलिए, कि क्या ओवर वैल्यूड है आपकी निगाहों में? देखिए, ओवर वैल्यूड अगर हम वास्तव में अगर देखना चाहें तो आई थिंक अभी जो पिछले कुछ समय में जो रैली देखी गई उसमें है, बट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं होने की वजह से आई विल नॉट बी एबल टू से कि बहुत, क्योंकि उस सेक्टर का मैं नाम लूंगा और उसमें कुछ एक स्टॉक मिलेंगे जहां पे अभी भी प्रोबेबली वैल्यू क्रिएशन है। So it's going to be wrong on my part to take that sector. More specifically in the light, जब मैं बात कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग में काफी बदलाव आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज काफी अच्छी हो रही है, तो कुछ एक स्टॉक्स बेस्ड ऑन दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छा करेंगे, कुछ एक स्टॉक जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है अच्छा करेंगे। तो अगर मैं कोई एक सेक्टर का नाम लेता हूं तो वो एक गलत परिभाषा चली जाएगी, गलत तरीका चला जाएगा इन्वेस्टर्स के माइंड में। इसलिए आई वुड लाइक टू रेस्ट्रिक्ट दैट, बिकॉज इन माय पर्सपेक्टिव आई थिंक लोअर वैल्यूएशन क्लियरली दीज थ्री हैं जहां पे लोग देख सकते हैं, उनमें स्टॉक स्पेसिफिक उन सेक्टर्स में जहां पे कुछ एक स्टॉक काफी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें तो बेयरिंग से रिलेटेड है या सीमेंट से रिलेटेड है, कुछ एक स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं बिकॉज वहां वैल्यूएशन ठीक है। कैपिटल गुड्स सेक्टर है, वहां पे पीछे भी तेजी देखिए, आगे भी कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां अच्छा काम हो सकता है। सो रादर देन टॉकिंग ऑन स्पेसिफिक दो सेक्टर, आई थिंक आई वुड रादर से कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करें with more focus on these kind of 3 sectors, other sectors पे थोड़ा कम वेटेज करें जो कि आपका इक्विटी है। एंड इसी आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इस समय में कई बार पोर्टफोलियो एलोकेशन जब बात करते हैं तो वेरियस डिफरेंट एसेट क्लासेस को भी देखना जरूरी है, जो कि हमेशा भूल जाते हैं। हम जब यहां बात करते हैं खाली इक्विटी पे बात करते हैं, अदर एसेट क्लासेस विच इज प्रोबेबली कमोडिटी इज इन गोल्ड एंड debt is in various different mutual fund through mutual fund or bond. I think these are the 2 other sectors जहां पे कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन रहना चाहिए और वहां पे डेफिनेटली निवेश करके रखना एक अच्छा टोटल ओवरऑल हेल्दी पोर्टफोलियो क्रिएशन होगा किसी भी निवेशक के लिए। तो ये एक देखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। प्रदीप गुप्ता जी, आपसे गुजारिश है अगली बारी निफ्टी वाली कंपनियों पर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, कुछ नाम लेंगे तो ज्यादा बेहतर हमारे निवेशक समझ पाएंगे। मिड कैप छोटी कंपनियों पर बात नहीं करेंगे, इंडेक्स वाले स्टॉक तो बोल ही सकते हैं, आई एम श्योर आप। चलिए आपसे इजाजत लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक थैंक यू अर्शिदा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नहीं, आप कुछ कहने वाले थे, डू कंप्लीट सर।
मैं यही बोलना चाह रहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक जान करके हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, बिकॉज इट्स दिस थिंग। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक वी कीप ऑन डिस्कसिंग। एंड जहां तक आपका निफ्टी का सवाल है, निफ्टी में जैसा मैंने कहा आपको, ऑलमोस्ट 60% ऑफ निफ्टी में बोल रहा हूं कि ऐसी जगह पे है जहां पे आप एंटर करें तो आई थिंक निफ्टी इज गोइंग टू रिटर्न, बिकॉज दीज 3 सेक्टर विच आई स्पोक टू यू, विच इज फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड देन IT एंड देन FMCG, about 55 से 60% Nifty is covering in these 3 sectors, right? I get so your I point. think you have a long-term positive view on that, right? शुक्रिया प्रदीप जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्रदीप जी कह रहे होंगे आज, Thank you. मैं हर्षदा, हाँ प्रदीप वीरू? जी कह रहे होंगे आज बुरा फंसे यार, आज बुरा फंसे यार, आज बुरा फंसे यार। नहीं पहले वीरेंद्र ने पूछा शॉर्ट किया है, वीरू, फंसे तो ये नहीं, फंसाइए हमको रहे हैं, ये तो हिंट दे रहे हैं और बोल रहे हैं अब आप दिमाग लगाओ। हम तो सीधा चाहते थे ना कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करके प्लेट में आ जाए, उसको खा ले। यस, बट एनीवे सर, थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वीरेंद्र जी, एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी। ये बीच इंडिसेस लेके आइए, इट्स 16974 ऑन निफ्टी। और हर्षदा जब पूछ रहे थे ना, आई मीन डायरेक्शनल ट्रेड में इस वक्त सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा था निफ्टी बैंक पे, इसीलिए। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, निफ्टी बैंक का लेवल है इस वक्त 39,110, जो मॉर्निंग की अप्रोच थी। जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आएंगे एक बार। कुछ दिन अभी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, कुछ दिन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, और जैसे ही वो 39380 आया, एग्जैक्टली वही इंट्राडे हाई है और कोलैप्स हो गया बैंक निफ्टी। तो वो जो लेवल्स थे ना CNBC आवाज पे जो मेंशन किए गए थे, अगर आपने उस लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की होगी, रेजिस्टेंस था 380, वहीं से कोलैप्स हुआ। लगभग 300 पॉइंट का स्विंग मिला, 380 पॉइंट का स्विंग मिला। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, कुछ सेशन के लिए अच्छे स्विंग मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, BTSC ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब यतीन अगर आ गए हो तो बताइएगा, लेकिन जरा एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं? ओके, यतीन है, यतीन से बात कर लेते हैं पहले। यतीन नमस्कार, बताइए डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखो, अगर हम मार्केट्स की बात करें तो हाँ ज़रूर वॉलेटिलिटी है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स पे डीलर्स काफ़ी सारे सौदे ले रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइज उनमें से एक है। स्टॉक 3% की तेज़ी के साथ आज दिखाई पड़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि 7-8% का एडिशन है। बात कर रहा हूँ मैं मार्च सीरीज़ के लिए, और डीलर्स को लगता है इस स्टॉक में 20 से 30 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस पे पिरामल एंटरप्राइजेज में आप आज लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं। इसके अलावा कल नज़रें रहेंगी कोटक महिंद्रा बैंक पे, क्योंकि FTSE यानी FTSE का कल रीबैलेंसिंग होने वाला है। इसके अलावा जो सरकार का ETF है भारत 22, यहाँ भी आपको रीबैलेंसिंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कोटक बैंक की बात करें स्पेसिफिकली तो FTSE की जो बाय फ्लोज हैं इस स्टॉक में कल लगभग 650 करोड़ रुपए तक है। स्टॉक काफ़ी दबाव में है और डीलर्स होप ये कर रहे हैं कि कल, क्योंकि FTSE की FI बाइंग है, स्टॉक में थोड़ा रिस्पाइट आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लगभग उनको लगता है कि 20 से 30 रुपए की अपसाइड आपको ट्रेडिंग के लिए से यहाँ भी देखने को मिलनी चाहिए। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखें से बाय, और कोटक महिंद्रा बैंक में एक चीज़ तो प्रूव्ड है, याद रखिएगा 1650 की ट्रजेक्टरी जो है हमेशा एक डिसेंट पुल बैक देती है। और पिरामल एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1662 पे ट्रेड करता हुआ है इस वक्त। यतीन बहुत बहुत शुक्रिया। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है, मल्टी ईयर बेस है, और मैं कहूँ मल्टी ईयर नहीं, आई मीन यस 11 दिसंबर से लेकर 2020 से लेकर अब तक का एक बेस रहा है इसका। यतीन बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए काम करते हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की ट्रजेक्टरी क्या है, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा सारे के सारे स्टैट्स एक बार, और फिर प्रोसीड करते हैं कॉल्स के लिए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करें 63 अंक नीचे। अच्छा, इंडेक्स की क्लोजिंग को समझते हैं। अगर यही एक क्लोजिंग होती है तो स्टिल इट्स अ क्लोज बिलो ऑल क्रिटिकल एवरेजेस ऑन वीकली एंड डेली चार्ट्स, बट फिर भी एक लोअर शेडो काफ़ी वाइड है। बट याद रखिएगा, लोअर शेडो वाइड काफ़ी होने का कारण एक ये भी है, इट्स एक्सपायरी डे। निफ्टी बैंक लोअर शेडो वाइड, बट इट्स एन एक्सपायरी डे। बट दिक्कत का सबब है निफ्टी IT, जो कि आज भी इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे क्लोज हो रहा है। शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे आप? एक्सपायरी डे पे एक पॉज मिला, बहुत इंप्रेस नहीं कर रहा है हालांकि ये पॉज, आपका टेक? हाँ, इंप्रेस नहीं करता बिल्कुल, लेकिन मैंने जो चुना है स्टॉक वो है, मैंने रिपीट करूंगा जो 1 बजे दिया था, वो है एशियन पेंट्स। अच्छा आपको मिला है,
2900 का टारगेट था, अब मैं उसको मॉडिफाई करके 2920 कर दूंगा। स्टॉप होगा करीब 2880, ज्यादा नहीं। एशियन पेंट्स। पेंट पे सब पूरी दुनिया जहान मेहरबान है जनाब, क्या करें, क्रूड इतना सस्ता है। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 2889। इट्स अ क्लियर। मैं सुबह आपको एक बात भी कह रहा था, आपको याद होगा ये जो शुरू का फेज है ना, जब बाय कॉल्स आ रही थी, मैं आपको कह रहा था कि 27 दिसंबर के बाद कभी भी कोई स्टॉक 1, 2, 3 थर्ड स्ट्राइक अगर किसी एवरेज पे करे तो वो एवरेज पार हो जाता है। सुबह ये नीचे था, बैकफुट पे था, मैंने बात कही भी थी कि 27 दिसंबर के बाद इन लास्ट के 15 सेशन में इट्स अ थर्ड स्ट्राइक टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो पार हो जाएगा। और जैसे ही पार हुआ, मूव देखिए आप, डे हाई के क्लस्टर पे। याद रखिएगा एशियन पेंट्स ने 50 डे मार्क को 15th ऑफ दिसंबर के बाद पहली बार पार किया है। दैट्स गुड। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, एस्ट्रल पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार वीकनेस बनी हुई है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन 1340 के नीचे देखने को मिला है, तो फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। एस्ट्रल के प्राइस चल रहे हैं 1338 के, वहां पर बिकवाली करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1361 का। लेकिन नीचे की तरफ टारगेट की बात करें तो 1290 तक के टारगेट आपको एस्ट्रल के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। 1290 के लिए एक शॉर्ट का ट्रेड इस समय एस्ट्रल में। आशीष चतुर्मोता, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो अच्छा, देखिए मार्केट के सेंटिमेंट्स कोई बहुत ज्यादा अभी इस समय पे इंकरेजिंग नहीं है, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा ट्रेड के बजाय जो हमने थीम्स पे बात की, कैपिटल गुड्स और पावर की, उन्हीं में ट्रेड रहेगा। और एलएनटी और एनटीपीसी जिनका हमने डिस्कशन किया, मुझे लगता है वो ट्रेड्स एक कंफर्टेबल है जहां पर पे हम लॉन्ग्स को थोड़ा कैरी कर सकते हैं। तो इन दोनों ही स्टॉक पे एक पॉजिटिव बायस के साथ हम ट्रेड या पोजिशन को कैरी करने की सलाह देंगे। पीसीएलएनटी जो पहले डिस्कस हुआ उसी को दरअसल आगे ले जाना बेहतर समझते हैं। राजेश सातपुते। अर्षद जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नया ऐड ही करना। देन आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद गोदरेज सीपी। मेरा टारगेट 950 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 925 का। गोदरेज सीपी में एक तेजी का ट्रेड, एक एशियन पेंट, एक गोदरेज सीपी, दोनों तेजी वाले ट्रेड्स आ गए हैं। मयूरेश, कुछ आपके डेस्क में हलचल मची है किसी खास ट्रेड के पीछे जिस पर कल भी नजरें रखी जा सकती हैं, जो ट्रेड शायद आप लोग कैरी कर रहे हैं? नथिंग स्पेसिफिक, बट आई थिंक अगर ट्रेड के हिसाब से देखना ही हो तो मुझे लगता है पेट्रोनेट एलएनजी पे बिल्कुल दाव लगाया जा सकता है, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। जैसे मैं एलएनजी प्राइसेस की बात कर रहा था, आई थिंक दे हैव कम डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली, इसलिए जो रीगैसिफिकेशन का पूरा खर्चा होगा ये अच्छा खासा कम होते जाएगा। जो वॉल्यूम्स हुए थे पिछले तिमाही में थोड़े कम जरूर थे एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन, बट ओवरऑल आई थिंक जो रिपोर्टेड एबिटा पर एमएमबीटी था, आई थिंक दैट वाज सिग्निफिकेंटली हायर। मुझे लगता है आई थिंक 2-3 चीजें आई थिंक फेवर में आएंगी, और आरओईज, आरओसीज और डिविडेंड यील्ड तो अच्छा है ही। तो प्योरली कोई ट्रेड के हिसाब से देख रहा है तो पेट्रोनेट एलएनजी लेना है। एलएनजी आजकल एक हॉट फेवरेट है। इस पूरे हफ्ते गिरते बाजार में कई जानकारों ने दरअसल इसे सुझाया है और आज 0.5% ऊपर। प्रशांत, आपका कोई खास ट्रेड है इस घंटे के लिए, एज इन कल के लिए? जी हर्षा जी, मैं एसटीबीटी करना चाहूंगा हिंडाल्को, क्लोजिंग एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 392 का, और मेरा जो टारगेट होगा वो 370 का होगा। तो दो एसटीबीटी, हिंडाल्को और एस्ट्रल, जो प्रशांत और मानस दे रहे हैं, और बाकी जो भी ट्रेड्स हैं वो तेजी की तरफ ही हैं। तो कुछ स्क्यू जो है वो तेजी की तरफ आ रहा है, वरना आपको याद होगा परसों और कल भी ज्यादातर ट्रेड्स जो आए थे वो मंदी के ही थे। आज मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, इसीलिए कुछ तेजी वाले ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए हैं। जो बड़ी थीम निकली है आज, उसमें ऑफ कोर्स हमने देखा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला, चुनिंदा बैंक्स हैं जिनमें एक मोमेंटम देखा गया। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ये बताइए आशीष चतुर्मोता, कहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है? क्योंकि और अगर आपने चार्ट क्रूड का भी देखा हो हाल फिलहाल में, ये इस पूरे हफ्ते अब तक क्या 8-10% तक का करेक्शन आ चुका है ब्रेंट के भाव में। ब्रेंट का ताजा हाल स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। और कल मुझे याद है 78 पर था जब हम मार्केट क्लोज कर रहे थे, फिर शाम को देखा तो $72 पर देखने को मिला था। आज सुबह में $74 का ब्रेंट था, अब भी 74 पर ये थोड़ा स्टेडी होता दिखाई दे रहा है। क्या इंडिकेशन मिल रहा है जब आप क्रूड का चार्ट देखते हैं, और एचपीबीपी आईओसी में क्या है वो ट्रेड आप कैरी करने के पक्ष में है?
तो देखिए अर्षदा, बहुत समय के बाद एक सस्टेन्ड मूव हमें जिस तरह से ऑयल के अंदर में देखने को मिला, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पूरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दिया था। बट आज का जो सत्र है उसके अंदर में हम देख रहे हैं क्लियरली ये वॉल्यूम लेड जो प्राइस एक्शन हुआ है ये बहुत जबरदस्त है। जैसे कि अगर से हम बात करें तो आज बीपीसीएल के अंदर करीब 1.5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो चुका है, जो कि अपने एवरेजेस से बहुत सिग्निफिकेंटली हायर है। तो क्लियरली मुझे लगता है यहाँ एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के चांस बनेंगे, और यहाँ पर पोजीशंस जो एक अंडरवेट की पोजीशन काफी बनी थी वहां पर पे पोजीशनिंग शुरू होगी, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड कहीं ना कहीं बीपीसीएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। कंसिडरिंग क्रूड की जो गिरावट है वो एक तो लगता है चार्ट्स को देख के कि ये बनी रहेगी, और फर्दर वीकनेस हमें क्रूड में आती हुई नजर आ सकती है, और उसका क्लियर बेनिफिट मुझे लगता है बीपीसीएल के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। एज अ टॉप पिक मुझे लगता है ये काफी अच्छा लगता है। बाकी तो ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर एक बढ़िया ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आप जब क्रूड का चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, कितना डाउनसाइड आगे देखने को मिलेगा? 74 तो हो गया। बिल्कुल, देखिए तो ये जब हम ब्रेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर में करीब करीब हम देख रहे हैं 74 का भाव देखने को मिल रहा है, और ये मल्टी मंथ लोस करीब करीब ब्रीच हुए। दिसंबर 22 के जो लोस थे, तो दिसंबर 22 से हम देखेंगे तो 3 महीने की डाउन साइड, 3 महीने के लोस को ब्रीच किया है, और उसके देखते हुए मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 70 के नीचे ब्रेंट क्रूड जाए। 68 67 तक की जगह मुझे लगता है ब्रेंट क्रूड के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। जय, याद रखिएगा हमने जितने प्रोस्पेक्टिव से बात करी, अभी हम एशियन पेंट्स की बात कर रहे थे, आई मीन स्टॉक इज अबव 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप जरा एक बार आज ओआई एडिशंस को देखिए। आज जब आप ओआई एडिशंस को देखेंगे सेक्टोरियल आधार पे, जो ओएमसीज में चलते हैं ऑयल गैस स्पेस में, द टॉप ओआई एडिशंस बीपीसीएल 17.9, एचपीसीएल 8.3, आईओसी 8.9, ह्यूज लॉन्ग बिल्डअप इन एंटायर ओएमसी स्पेस। ये जो बात अभी हर्षदा कर रही थी ना क्रूड की, मैं आपके स्क्रीन पे एक चार्ट रखूंगा, दैट्स ब्रेंट क्रूड। ये आपकी स्क्रीन पे आएगा वीकली चार्ट। याद रखिएगा मैं आपके सामने वीकली चार्ट रख रहा हूं, और वीकली पर 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट हुआ है करीब करीब 78 की रेंज में, और ये हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पे चार्ट है, वो डिस्क्राइब चार्ट है। और जो ये अभी टिप्पणी कर रहे थे ना आशीष कि यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड है, यस, इस चार्ट को देख के लगता है। आप लेके आइए स्क्रीन पे जरा प्लीज़ एक बार। डायरेक्टर साहब चार्ट रेडी हो तो बताइए, अदरवाइज मैं स्किप करता हूँ यहाँ पर। नहीं, आई थिंक सम इश्यूज, बट या मैं मॉर्निंग में कल डिस्कस कर देंगे। बट यस, क्रूड का रिट्रेसमेंट और उसका क्रिटिकल मार्क्स को ब्रीच करना, वो इनफैक्ट आप देखें तो एक ये देखिए, जैन 2021 के बाद फर्स्ट टाइम अब ये बड़ी वाइल्ड कैंडल के साथ आप जो भी, आई मीन जो विश्व की परिस्थिति है इस वक्त, जो न्यूज़ फ्लो है उसके मद्देनजर, वी आर बिलो 75 और 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग। याद रखिएगा अभी वीकली चार्ट्स को फॉर्म होना है, बट स्टिल अगर प्रीएम्प्ट करें तो इट्स क्लोज बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, इसी क्रूड का एडवांटेज लेने के लिए आपको और ट्रेड करने के लिए क्या अच्छा लग रहा है? मैं जस्ट एशियन पेंट्स की बात हुई, अभी ओएमसीज की बात हुई, पिडिलाइट को बाजार ने अभी तक बहुत एडवांटेज नहीं दिया है। 2340 एशियन पेंट्स 50 डे में पार कर गया, और आज का हाई, और इनफैक्ट आप एक चीज और याद रखिएगा, 6 मार्च का हाई इक्वल है, एग्जैक्टली सेम है। लगता है कि क्या नेक्स्ट एडवांटेज अब पिडिलाइट देगा? बिल्कुल, देखिए पिडिलाइट की बात कर लीजिए या तो बर्जर पेंट्स की बात कर लीजिए, दोनों ही स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा अगर कन्विक्शन किसी में है तो वो डेफिनेटली बर्जर पेंट्स में है। पिडिलाइट में 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है जो कि 2371 रुपए है, लेकिन अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड के वीकनेस के चलते किसी स्टॉक में अगर आपको ट्रेडिंग लॉन्ग साइड पे करनी है तो डेफिनेटली वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी। एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों स्टॉक देख लीजिए, दोनों इनवर्स हेड पैटर्न बना रहे हैं, इसलिए मेरा समझना है कि एचपीसीएल में खरीदारी करके चलनी है। 244 के प्राइस चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। 234 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है, 265 रुपए के टारगेट के लिए। आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो क्रूड से संबंधित बातचीत अभी हम कर रहे थे। चलिए अब हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको जरा थोड़ा सा ओआई बिहेवियर दिखाता हूँ आज है क्या। अगर मैंने ओएमसीज का जिक्र करते हैं यहाँ पे, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में सब्सटेंशियल एडिशन था। मीडिया स्पेस में क्या है, 1.2% बिल्डअप, यहाँ पे जी ले गया सारा का सारा ओआई एडिशन। सन टीवी में भी काफ़ी अच्छा ओआई एडिशन हुआ आज, और मीडिया स्पेस हो गया, उसके बाद ओएमसीज का जिक्र हो गया। आईटी टेक्नोलॉजी स्पेस आज भी 2.3% का आप देखें ओआई बिल्डअप, और ह्यूज शॉर्टिंग हुई है।
कोफोज 7.8%, इन्फोसिस 7%, TCS 4.3%, विप्रो 2.7% इन द मिड ऑफ द सीरीज। याद रखिएगा, मिड ऑफ द सीरीज में भी इतने बड़े वेरिएशन हैं। और सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई चार्ट है पूरे IT स्पेस में तो वो है इस बार इन्फोसिस 1403 पे। याद रखिएगा, ये इस दौर का इसका नया लो है। और जितना निफ्टी IT गिर रहा है उससे कहीं तीव्र अनुपात से इस वक्त इन्फोसिस गिर रहा है। आपकी राय क्या होगी इस पर आशीष जी? ये अब जा रहा है अपने मल्टी मंथ बेस, मई 2022 से लेकर अब तक का जो बेस मेंटेन्ड है उसका लो है करीब करीब 1354, हार्डली वहां से 50 रुपए बचे हैं। आप अमूमन वैल्यू को खोजते हैं बाजार में, आपको मौजूदा परिस्थिति में इन्फोसिस में वैल्यू नजर आ रही है या आपको ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है? ये देखिए वीरेंद्र, हमें समझना होगा कि बाजार में पैसा जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि FIIs की सेलिंग कंटिन्यूस हम देख रहे हैं। और ये जो लिमिटेड पैसा ये कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स पे को चेस कर रहा है जहां पर पे एक इमीडिएट टर्म में हमें दिख रहा है कि एक टेलविंड बनी हुई है। अब जहां तक कि IT की बात है तो यहाँ काफी हेडविंड्स है। एक देख रहे हैं हम, जो डिस्क्रिशनरी IT स्पेंड है वो कम हो रहा है। ग्लोबली कहीं ना कहीं इकोनॉमीज बहुत एक प्रेशर के अंदर में है। और रिसेंटली इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जीक्यूटिव ने जिस तरह से उनका एग्जिट हो रहा है तो उसको भी मार्केट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तौर पे देख रहा है। और यही रिफ्लेक्शन आपको चार्ट्स में नजर आ रहा है। और वीकली और मंथली जब हम चार्ट्स देखते हैं तो उसको देखते हुए लगता है कि ये दबाव की स्थिति इन्फोसिस में बनी रहेगी। हालांकि हम इसको अभी हमारे पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पोजीशन के तौर पर इसको हम देखते हैं। बट अगर से मैं इसके चार्ट देखूं तो मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस का माहौल इन्फोसिस के अंदर बना रहेगा। 1300-1320 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक अच्छे सपोर्ट पे या वैल्यू के टर्म्स में नजर आएगी। तो तब मुझे लगता है बाय ऑन डिप की एक रणनीति होनी चाहिए। बट इस समय तो मुझे लगता है एक वीक कैंडिडेट पूरे IT स्पेस में इन्फोसिस का स्टॉक नजर आ रहा है। इन्फोसिस कमजोर, इनफैक्ट इन्फोसिस, TCS ये सब आप देखें, इन्फोसिस का जो 52 वीक लो था ना उससे सिर्फ 3% की दूरी है। और TCS अपने 52 वीक लो से देखे तो ये 3 से 5% की दूरी पर है। तो काफी कमजोर हो चुके हैं ये काउंटर्स। अच्छा, जाते जाते बैंकों में फिर से एक स्विंग बैक, एक फिर अटेम्प्ट आया है तेजी का। आपको याद होगा हमने एक अच्छा 300 पॉइंट का मूव देखा था। अब वो 300 पॉइंट की पूरी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन 140 पॉइंट की तो रिकवरी एक बार फिर आ चुकी है। 39,200 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो ये है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। 39,500 की तरफ हम बड़े थे आज। HDFC बैंक देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी निबलिंग, लेकिन HDFC बैंक ज्यादा तेजी में। गाबा साहब, इनमें कुछ ट्रेड लेने का मूड बन रहा है क्या, या फिर बैंकों में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वैसा ट्रेड चल रहा है आजकल? लगता है इनिशियल बाय सिग्नल HDFC बैंक में आ गया है, क्योंकि आज गिरावट नहीं हुई, सपोर्ट जोन बहुत पास भी है 1540 के आसपास। और इंटरनेट में भी लगता है कि यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिल गया है, नियरली मिल गया है। इतना है कि थोड़ा स्टॉप लगाना पड़ेगा 1540 जो आज का लो है। अगर यहाँ पर समझ जाता है आज का लो तो मेरे ख्याल से 1580 और 1600 देखने को मिल सकते हैं HDFC बैंक में। तो एग्रेसिव कॉल HDFC बैंक में बन सकता है। यस, एग्रेसिव। ओके, तो एक अग्रेसिव कॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1554 के आसपास। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में अब देखिएगा, ये जो पुल बैक आया उसमें HDFC बैंक का ही सबसे तगड़ा योगदान है, लगभग 101 अंकों का। फिर SBI 55 अंकों के साथ, एक्सिस, फेडरल में हमने देखा है थोड़ी सी हरकत देखने को मिली है। इंडसइंड, ICICI, कोटक सब नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए। एक बार डाउ फ्यूचर्स एक फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पर। डाउ फ्यूचर्स 58 पॉइंट ऊपर था, अब यह आ गया है लगभग 80 पॉइंट नीचे, तो 75 पॉइंट का दबाव देखने को मिल रहा है। नैस्डैक हालांकि स्थिर है, नैस्डैक वहीं का वहीं 26 अंकों की बढ़त पर। और S&P में भी मैं देख रही हूँ करीब 5 से 6 पॉइंट का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये ताज़ा हाल है इस समय। मार्केट क्लोज होने के ठीक 8 मिनट पहले डाउ फ्यूचर्स नेली 77 से 80 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। बॉन्ड मार्केट की स्थिति क्या बन रही है? 10 ईयर यील्ड 3.5% पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। और तो यानी कि आज सुबह में ये 3.4546 के आसपास था, 3.5% पर आ गया है। तो ये यील्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। और एक बार देख लेते हैं यूरोपीय मार्केट। यूरोप तो पॉजिटिव है, लेकिन जो 1% तक की तेजी देखने को मिली थी वो आधे % तक सिमट कर रह गई है। अब ऑफ कोर्स आधा दिन वहां पर बाकी है, देखेंगे क्या होता है।
तो ये आपके लिए ग्लोबल फुटप्रिंट मार्केट का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर ऊपरी लेवल से डाउ फ्यूचर्स में कुछ दबाव देखा गया है। क्या कोई और ट्रेड अटेम्प्ट किया जा रहा है? अच्छा, ग्रेसिम में आई है तेजी थोड़ी सी, ये भी क्लोजर टू 1% के गेन्स दिखाता हुआ। LNT में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। प्रशांत सावंत, आप अल्ट्राटेक पर बुलिश थे, क्या ग्रेसिम भी है आपके रेडार पर आजकल? एक्चुअली ओवरऑल सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। अल्ट्राटेक में इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि वो लीडर है और उसके ऑप्शंस लिक्विड है। ग्रासिम अगर आप देखो तो उसके ऑप्शंस ज्यादा लिक्विड नहीं है, इसलिए मैंने अल्ट्राटेक को चुना था। बट अगर कोई ग्रासिम में ट्रेड करना चाहे तो मेरे हिसाब से आप करीबन 1545 ये स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो और यहाँ से करीबन 1600 से लेके 1610 ये टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। जी ग्रेसिम आपकी स्क्रीन पे आप देखें ट्रेड करता हुआ। अच्छा, जरा एक बार डायरेक्टर साहब FNO सेटअप रेडी रखिएगा। एग्जैक्टली उसे देखने की कोशिश करते हैं कि हम किस ब्रेथ के साथ अगले सेशन को अप्रोच करेंगे, मतलब कल के सेशन को, यानी 16 मतलब 17 जो मार्च से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है उसमें ब्रेथ क्या लेके कैरी कर रहे हैं हम जा रहे हैं। लेके आइएगा मार्केट ब्रेथ और लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या है इस वक्त वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉन्ग्स का अभाव है। सुबह भी अगर आप देखें बहुत कम लॉन्ग्स थे और एट 16,992 स्टिल बिलो आई मीन 17,000। जी एंटरटेनमेंट देखिए खबर का इम्पैक्ट है, दैट्स इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़, करीब करीब 10% का लॉन्ग। ICICI प्रू में न्यूज़ का इम्पैक्ट, HPCL BPCL मोमेंटम क्रूड के चलते और अरविंदो फार्मा फर्स्ट टिक से आज स्ट्रॉन्ग था, लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है? DLF में, अंबुजा सीमेंट्स में, बर्जर पेंट्स में, इंडस टावर्स में, PVR में। PVR 2 दिन से मोमेंटम में है और अंबुजा सीमेंट में याद रखिएगा अभी एक मूव आता हुआ, स्टिल अ डे हाई शॉर्ट कवरिंग। लेकिन शॉर्टिंग कहाँ है और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर है? संवर्धन मदरसन आज अगर आप देखें एक ब्लॉक डील के बाद सुबह से बैकफुट पे है। हिंडाल्को, JSPL, टाटा स्टील, NMDC मेटल्स आज त्राहिमाम स्थिति में थे बिल्कुल। और कमिंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स का आज बैकफुट पे बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। GNFC, बिरला सॉफ्टवेयर, पेज इंडस्ट्रीज और JK सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे काउंटर जहाँ पर आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अच्छा, जाते जाते एक दो स्टॉक फ्यूचर्स और क्रिटिकल देख लीजिए जो कि आज कुछ बहुत ही बुरा करके जा रहे हैं। कोफोर्ज मिड कैप IT में याद रखिएगा ये आज अपना 19 जन के बाद एक नया लो क्रिएट कर रहा है और मैं इसका जाते जाते जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोफोर्ज अब वीकली चार्ट पे जाके देखिए, अब हार्डली फ्राइडे बचा है हमारे पास, वीकली चार्ट्स पे जाके एक लेवल छू रहा है, दैट इज 3863। वो इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मानस अगर कोफोर्ज उस जोन को भी बाइसेक्ट करता है, देखिए इसमें दिक्कत यह है, यहाँ पर एक तो बाजार की परेशानी, IT की परेशानी, प्लस प्रमोटर्स का रेगुलर ट्रांचेस में एग्जिट, कॉन्फिडेंस ब्रीच हुआ है इस स्टॉक में। 3 हफ्ते की कैंडल्स को देखिए, क्या यहाँ पे कोई पुट कैरी करना चाहेंगे या फिर शॉर्ट ट्रेड आपका मानस? तो बिल्कुल यहाँ पर कोफोर्ज की बात कर लीजिए या LTTS की बात कर लीजिए, दोनों स्टॉक चार्ट्स पे वीक लग रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। ऑप्शंस के मेरे को प्राइस नहीं दिख रहा है इसलिए मैं ऑप्शंस के बारे में नहीं बोल पाऊंगा, बट करंट लेवल्स पे अगर आप कैश के लेवल्स जाना चाहें तो आई थिंक 3900 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पर शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। और आप पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 3750 तक के टारगेट्स आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। तो 100 रुपए के डाउन साइड, 50 रुपीज का रिस्क। तो ये फिलहाल आपके लिए कुछ ट्रेड्स बनते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। 322 तो यानी कि आखिरी 2 मिनट बचे हैं ट्रेड के। जाते जाते LNT आपको बस दिखा देते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी चर्चा हुई। एक प्रेफर्ड ट्रेड है आशीष चतुर्मोता का, 2178 के लेवल्स आ चुके हैं क्लोजिंग पे, 2300 इनका टारगेट फिर ज़्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा है। मेटल्स में जो दबाव था और उससे कुछ उबरने की कोशिश में JSW स्टील, लेकिन अभी भी 2% नीचे, हालांकि डे लो से यहाँ पर कुछ खरीदारी ज़रूर देखने को मिली है। ये लास्ट हाफ आवर में हमने देखा है कुछ अटेम्प्ट हुआ है ब्रिटानिया में और तेज़ी करने का, टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का। इनफैक्ट टाटा मोटर्स तो आज 1.1% ऊपर ही जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। तो ये इवेंचुअली हम देख रहे हैं एक नॉट अ बैड क्लोज वीरू, 17,000 से हल्का सा शाय कल की क्लोज से अगर ऊपर रहता है और आज ऑफ कोर्स स्थिति आज के लो से तो काफी अच्छी खासी दूरी हमने बना ली है। 17,000 के आसपास का एडजस्टेड क्लोज ठीक ही माना जाए, बट हर्षदा वो फियर अभी भी कायम रहेगा। हाँ, फियर के जाने के लिए तो 17,500 कह रहे थे आशीष यहाँ पर चतुर्मोता।
वो तो दिल्ली काफी दूर हाँ, है। देखिए आशीष चतुर्मोता जी वो लगाते हैं मोटा पैसा, ठीक है, वो उनके पास होती है करोड़ों की, अगर आप देखें फंड, तो वो अपना ठोक बजा के करेंगे। अपन ट्रेडर आदमी है, अपन 100-150 पॉइंट पे फोकस करता है रोज का रोज से, तो अपन उस हिसाब से बता रहे हैं, है ना। तो अपने को 724 दिखाई दे रहा है और इधर 17,200 दिखाई दे रहा है, तो मैं उस बात पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आशीष की बात सही है, 500 पे क्या है, 500 पे एग्जैक्टली ये जो वीकली चार्ट्स पे डैमेज हुआ है वो एटलीस्ट रीगेन हो जाएगा। खैर, मैं इस बातों में लग गया। चलते हैं हर्षिता के पास इस क्लोजिंग को बड़ी वॉल पे समझने के लिए। हर्षिता, ओवर टू यू। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स आ जाएंगे आपके 17,007, 17,005, 33 पॉइंट की बढ़त पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है। याद रखिएगा 16,850 तक हम टूटे हैं आज के दिन। निफ्टी बैंक में भी रिकवरी अच्छी थी, हालांकि दिन की जो ऊंचाई थी वहां से अब भी हम 150 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन 149 अंकों 42 अंकों की बढ़त इज नॉट बैड। 39,196 पर ये निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी में दबाव है, 175 अंकों के नुकसान पर हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मिड कैप में कोशिश की थी रिकवरी आने की, 51 पॉइंट फाइनल क्लोज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी दूरी थी एडवांस डिक्लाइन शेयरों के बीच। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली, HP, BP, IOC यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है आज, क्योंकि कच्चे तेल में खासा वीकनेस देखा गया। वेंडिस की रिपोर्ट भी आई, वहां पर एक थम्स अप आया है, तो काफी तगड़े गेन्स 6-7% तक का इजाफा देखा गया HP और BP में। जी एंटरटेनमेंट करीब 8% ऊपर रहा है, क्योंकि खबरें हैं कि इंडसइंड बैंक के साथ ये सेटलमेंट कर रहे हैं, तो 10% ऊपर जाकर फाइनल क्लोज आ रहा है। और आपका ICICI प्रू आज का स्टार परफॉर्मर साबित हुआ, जहां पर अनूप बागची कमान संभालेंगे कंपनी की, तो 6.5% ऊपर वो। लेकिन आज जो बड़ा स्टॉक टूटा है वो है संवर्धन मदरसन, क्योंकि सुमिटोमो ने यहाँ पर कुछ हिस्सा बेचा और उस ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में हमने देखा दबाव। नियरली 70 के आसपास वो ब्लॉक हुआ था, 68-70 पर 10-10.5% तक के नुकसान पर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं, वहां पर आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कहां पर तेजी कहां पर मंदी। आज की स्क्रीन कल की तुलना में, परसों की तुलना में काफी बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि कल तो हमने देखा था सिर्फ 2 लाइनों में सिमट कर रह गए थे तेजी वाले ट्रेड्स, और परसों की हालत भी हम सबको याद है खराब थी। मेटल्स में प्रेशर, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में दबाव। बैंकों में रिकवरी आई, लेकिन इंडसइंड बैंक 2% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज कोशिश सुबह में कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की, लेकिन दबाव में है ये काउंटर रीसेंट पास्ट में। BPCL ये तेजी वाला ट्रेड। इसके अलावा एशियन पेंट में आज फॉलो थ्रू देखने को मिला है। HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे ट्रेड्स में खरीदारी। टाइटन आपका चमकता हुआ, टाटा मोटर्स में तेजी, आयशर में तेजी देखने को मिली है। M&M में कमबैक देखा गया। SBI की अगुवाई में आप देखिएगा दूसरे बैंक्स ऊपर आए हैं, HDFC इसमें शामिल है। साथ ही साथ हमने देखा एक्सिस में थोड़ी सी खरीदारी के अंश भी बनते हुए दिखाई दिए। कोटक फ्लैट है, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिकने में कामयाब। तो ये है फिलहाल आज के लिए क्लोज। 17,009 पर हम दिन को छोड़ जा रहे हैं। डे लो से रिकवरी डिसेंट थी, लेकिन अभी भी मार्केट एक पेनफुल और सेल जोन में ही है, भले ही आज क्लोज दरअसल 37 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहा है। सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच, यतिन, आई बेग योर पार्डन, यतिन और नीरज के बीच का मुकाबला। आशीष 2 दिन छुट्टी पर है। संवर्धन मदरसन 10.5% नीचे, पतंजलि फूड्स 2% नीचे। BPCL एशियन तेजी वाले काउंटर्स थे, 5% BPCL और एशियन पेंट 2% ऊपर। हिंडाल्को, KPIT, इंडसइंड, JSW स्टील, ये सारे स्टॉक्स जो नीरज ने रखे थे मंदी की तरफ, सेल साइड की तरफ, उसमें आप देखिएगा वैसा ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब आप सभी से लेंगे इजाजत। वीरू, जाते जाते एक बार डाउ फ्यूचर्स का हाल देख ही लेते हैं। ये है अब 90 पॉइंट नीचे, तो प्रेशर तो है। और नैस्डैक जो 26 पॉइंट ऊपर था, आ गया है सिर्फ 13 पॉइंट की बढ़त पर। जी हाँ हर्ष, बट स्टिल आई मीन डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं। बताइए मुझे, एक चीज कल के लिए बहुत अच्छी है, क्या है वो? कल तो फ्राइडे है। यस एग्जैक्टली। कुछ भी हो 150 पॉइंट हम निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विश्वास रखिए हम पे। और रहा बात कल के दिन का, वो शुक्रवार है। और एक और अच्छी चीज़ है, वी आर मोर क्लोज टू मंथ ऑफ अप्रैल। इस साल का जो गोल्डन मंथ है ना हर्षदा, वो है अप्रैल। खूब सारी छुट्टियाँ हैं, खूब सारी एक्सटेंडेड वीकेंड है।
चलिए कोई बात नहीं, कल हर्षदा एक बार फिर से सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल लेके उपस्थित होंगी। मैं और नीरज जी होंगे साथ, सुबह होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।